क्लास राइट। तो मैं ये आपको बता रहा था कि हम किस तरीके से जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उसका आर्किटेक्चर क्या होता है बेसिकली राइट। तो मैं फ़ॉन्ट का साइज थोड़ा सा बिगर कर ले रहा। ओके। ओएस का जो आर्किटेक्चर होता है वो किस तरीके से होता है राइट। ओके। तो यदि हम ये देखें कि ओएस का आर्किटेक्चर क्या होता है तो सबसे पहले एक हार्डवेयर प्लेटफॉर्म होता है राइट। हार्डवेयर इन द सेंस किस तरीके से सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ सीपीयूस होंगे। ओके। यहाँ पे हार्ड डिस्क होगी। ओके। हार्ड डिस्क के बाद रैम होगी। ओके। ये हार्डवेयर बेसिकली प्लेटफॉर्म है, जो भी आपकी हार्डवेयर हैं वो आपके हार्ड डिस्क ड्राइव राइट। ओके। ये आपके बेसिकली हार्डवेयर पे आपके ये सब कंपोनेंट्स रहने वाले हैं राइट। ओके। ये आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। और हार्डवेयर कंपोनेंट के बाद ओके सेकंड सेकंड में क्या होता है, सेकंड पे हमारे पास जो लेयर होती है वो होती है बेसिकली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के केस पे यहाँ पे कर्नल होती है। ओके। मींस ऐसा प्रोग्राम जो कि आपके किस किस के बीच में कम्युनिकेशंस करने वाला जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर के बीच में। और एक थर्ड लेयर जो होती है, मैं पहले थर्ड लेयर बेसिकली डिजाइन कर दूं, बना दूं। ओके। जो थर्ड लेयर होती है वो होती है आपकी, यहाँ पर सेल होते हैं आपके। ओके। सेल प्रोग्राम्स होते हैं। ओके। सेल होता है बेसिकली यहाँ पर, और जो यूजर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर होते हैं राइट। तो ये कुछ इस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं। जब भी मुझे हार्डवेयर से कुछ कम्युनिकेट करना होता है तो सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट कर्नल के पास जाती है। उसके पास जो कर्नल है वो इस रिक्वेस्ट को कहाँ पे फॉरवर्ड करता है, वो इस रिक्वेस्ट को हार्डवेयर के पास फॉरवर्ड करता है, और हार्डवेयर फिर से रिटर्न पास फॉरवर्ड करेगा, कर्नल फिर से सेल के पास रिटर्न करेगा। अब बेसिकली सेल है क्या। ओके। सेल सेल इन द सेंस कि जब भी आप कुछ टर्मिनल यूज करते हैं राइट, आप जब भी टर्मिनल ओके टर्मिनल आप यूज करते हैं या तो आप कंसोल यूज करते हैं तो वो ही आपका सेल है। ओके। अब इसके बेसिकली टाइप होते हैं। ओके। तो मीन्स यदि मुझे कुछ भी टाइप करना है, मेरे पास सपोज ये विंडो ओपन हुई है राइट, जो हम लोगों ने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ था राइट, ये विंडो है। ओके। इसमें दो यूजर्स हम लोगों ने क्रिएट किए हुए थे लास्ट वाले केस पे। एक स्टूडेंट नाम का यूजर था जो कि हमने मैनुअली क्रिएट किया था, और सेकंड रूट यूजर। ओके। रूट यूजर तो जैसे ही मैं यहाँ पे नॉट लिस्टेड पे क्लिक करूंगा, ओके, यदि मैं फिर से आपको दिखाऊं, नॉट लिस्टेड पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर रूट, और रूट के बाद यूजर नेम। ओके। जो हम लोगों ने यूजर नेम दिया हुआ था जब हम लोगों ने ओके इसको बेसिकली ओके जब इंस्टॉल किया था, तो सेम यूजर नेम पासवर्ड में यहाँ पे दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या ओपन हो जाएगा, बेसिकली RHEL 8 का जो इंटरफेस है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। इट्स बीइंग डिस्प्ले, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ठीक है, क्योंकि इसके ग्राफिक्स थोड़े से हैवी हैं तो टेक टाइम। ठीक है। तो जब भी यदि मुझे कुछ भी इंटरेक्शन करना होगा हार्डवेयर के साथ तो मैं सेल ओपन करूंगा राइट, और सेल के थ्रू हम बेसिकली हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो सेल हमारे पास ऐसे काफी काफी सारे सेल होते हैं। ओके। सेल का एक ही टाइप नहीं होता कि सेल है, सेल के भी टाइप्स होते हैं। ओके। तो यदि हम सेल की भी टाइप की बात करें तो आपने एस एच नाम का सेल चुना होगा। बेसिकली एस एच एक सेल ही है। एक सी सेल था, सी सेल के बाद CH सेल था। ठीक है। फिर जेड सेल था। ओके। और जेड सेल के बाद नो लॉगिन सेल है। ओके। और नो लॉगिन सेल, और एक जो होता है वो बर्न अगेन सेल। तो अभी के केस में हम जो सेल सेल मतलब होता है आपका इंटरप्रेटर राइट। इंटरप्रेटर किस तरीके से वर्क करता है, यदि जो भी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं ओके, तो एज यू नो कि किस तरीके से इंटरप्रेटर वर्क करता है। मीन्स जिस तरीके से आप कंपाइल, आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी, आपने कंपाइलर यूज किया होगा राइट। तो कंपाइलर करता है कि पूरे प्रोग्राम्स को आपको रीड करता है, यदि उसमें कुछ भी एरर है तो वहां पर आपको डिस्प्ले कर देता है। लेकिन यदि कोई एक एरर है तो प्रोग्राम को फर्दर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके। एरर करके और वहीं पे उसको छोड़ देगा राइट। यदि आप इंटरप्रेटर यूज करते हैं ओके, तो वो वन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, और जहां तक आपका प्रोग्राम करेक्ट है वहां वहां तक आपको डिस्प्ले कर देगा बेसिकली राइट, कि इतना आपका जो प्रोग्राम है वो करेक्ट है। ओके। तो इंटरप्रेटर बेसिकली सेल होता है, मीन्स हमारे पास काफी सारे
पैकेजेस हैं, सपोज यदि मुझे RHEL 8 के अंदर क्या करना होगा, टर्मिनल को ऑन करना होगा। ओके, तो हम एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ मेरे पास ओके टर्मिनल इस तरीके से इस सिंबल पे मैं क्लिक करूंगा तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, टर्मिनल को ऑन ओके ऑन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ पे कहीं भी राइट क्लिक करेंगे राइट, तो राइट क्लिक क्लिक पे यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा ऑप्शंस नहीं आएगा जिसका यूज करके कि आप टर्मिनल को ऑन कर पाए। ओके, तो आपको एक्टिविटीज पे जाके ही ये सब ऑन करने हैं। यदि आपको इसके ग्राफिक्स के इनसाइड जाना है तो फाइल्स है, ब्राउजर्स है, आप फाइल के इनसाइड जाएंगे तो जैसे मैंने फाइल पे क्लिक किया तो ओके मेरे पास ये विंडो बेसिकली ओपन हो चुका है। अदर लोकेशंस पे जाएंगे, ओके कंप्यूटर्स पे जाएंगे तो राइट मेरे पास ये सारे जो जितने भी इसके डिफॉल्ट फोल्डर्स होते हैं वो मुझे इस तरीके से डिस्प्ले होते हैं। तो ओके, तो आपको जब भी क्या करना होगा, टर्मिनल को इंस्टॉल ऑन करना होगा, उस वाले केस पे आप एक्टिविटीज में क्लिक करके बेसिकली इसको ऑन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम ये देख रहे थे कि सेल आपका बेसिकली क्या होता है। मीन्स सेल एक प्रोग्राम है ओके जो कि आपकी जो भी सपोज मुझे ls कमांड एग्जीक्यूट करना है तो ls की भी कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट होगी। ओके, जैसे जैसे ही मैं यहाँ पे ls टाइम करूंगा तो वो स्क्रिप्ट बेसिकली रन हो जाएगी राइट। तो ये एक इंटरप्रेटर होता है। तो इंटरप्रेटर जो हम यूज कर रहे हैं बेसिकली जो हम सेल यूज करने वाले हैं कि हम बेसिकली हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर पाए तो उसके लिए हम बैश सेल, बर्न अगेन सेल यूज करने वाले हैं। इसके पहले भी काफी जैसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे भी पहले सबसे पहले SH सेल बेसिकली आया हुआ था राइट। SS सेल पहले वर्क करता था, उसको अपडेट करके फिर C सेल बना ओके जो कि C लैंग्वेज से बना हुआ था। ओके, उसके बाद C++ लैंग्वेज से भी और काफी सारे सेल्स ओके हम लोग के पास आए। नो लॉगिन सेल हमारे पास एक सेल होता है। यदि मैंने किसी भी यूजर को नो लॉगिन किया हुआ है तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा राइट, हम आगे फर्दर देखेंगे। उसके बाद बर्न अगेन सेल जो कि हम अभी के केस पे जितने भी हमारे पास के इंटरप्रेटर हैं, जो भी टर्मिनल्स हैं, हम उस सब पे बर्न अगेन सेल बेसिकली बैश सेल यूज करते हैं राइट। ओके, अब इस सेल का भी कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशंस है। क्या स्पेसिफिकेशन है कि हम बर्न अगेन सेल ही क्यों यूज करते हैं, बाकी दूसरे सेल यूज क्यों नहीं होते हैं राइट अभी के केस पे। कि इस सेल का स्पेसिफिकेशंस ये है कि आप यदि आपने बैश सेल यूज किया हुआ है तो ओके आप इसमें कमांड एडिटिंग कर सकते हैं। कमांड एडिटिंग इन द सेंस कि इसके पहले जो SS सेल था या C सेल था आप इसमें कमांड एडिटिंग नहीं कर पा रहे थे। कैसे कमांड एडिटिंग नहीं कर पा रहे थे, सपोज मैंने कुछ कमांड टाइप किया कि मुझे यूजर ऐड मैंने कमांड टाइप की। ओके, अभी आपने देखा कि जब मैंने कमांड टाइप की मैंने USR लिखा और टैब प्रेस किया राइट, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे हिंट मुझे शो कर रहा है, यूजर ऐड भी है, यूजर डेल भी है, यूजर फॉर्मेट इन्फो। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे कुछ इस तरीके से शो कर रहे हैं। ओके, यदि मैं AD करूंगा तो वो इस तरीके से इसको फुलफिल कर देगा। और यदि मैं कर्सर लेके इस तरीके से जाऊंगा, मुझे कुछ भी इरेज करना है सपोज S को, तो मैं कर्सर को बेसिकली कमांड को मैं एडिट कर सकता हूँ। तो ये सारी जो फंक्शनलिटी है वो बर्न अगेंस्ट सेल पे इंट्रोड्यूस की गई थी। इसके पहले के जो सेल थे, सपोज मैं SS सेल का यूज कर रहा, ओके मैं इंटरप्रेटर के केस में SS सेल यूज कर रहा, तो उस वाले केस पे हम कमांड को एडिटिंग नहीं कर पा रहे थे राइट। ओके, इसमें हिस्ट्री का बेसिकली फीचर्स अवेलेबल है। ओके, आप क्या कर सकते हैं, आपने कौन कौन सी कमांड्स फायर की है, आपने अभी तक कौन कौन सी कमांड फायर की है, आप उन कमांड को ओके बेसिकली चेक कर सकते हैं। हाँ, अभी तक आपने कौन कौन सी कमांड फायर की है, आप उन सारी कमांड्स को बेसिकली चेक कर सकते हैं राइट, कौन कौन सी कमांड हम लोगों ने फायर की हुई है। यदि आपको कमांड की पूरी हिस्ट्री को इरेज करना है तो आप इस तरीके से कमांड की हिस्ट्री को भी इरेज कर सकते हैं, हिस्ट्री -C। तो ओके जी, ये OS मेरे पास बहुत पहले से इंस्टॉल्ड है एक्चुअली। ओके, तो इसमें काफ़ी सारी कमांड चली हुई थी। तो ये हिस्ट्री का जो फीचर्स है ये भी बर्न अगेंस्ट सेल पे बेसिकली इंट्रोड्यूस किया हुआ था। ओके, इसके पहले के जो सेल थे उन सब सेल्स पे ये फीचर्स अवेलेबल नहीं था। तो हमने दो चीजें यहाँ पे देखी कि कमांड को एडिटिंग कर सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं। ओके, और इसमें एक और जो फीचर्स था वो था कि कमांड आपकी जो है वो ऑटो कंप्लीट हो रही है। ओके, आप कंप्लीट बेसिकली कमांड होने वाली है। ठीक है, जो कमांड है वो ऑटो कंप्लीट होने वाली है। तो किस केस में, यदि हम बर्न अगेन सेल का यूज करेंगे उस वाले केस पे, सपोज मैंने यूजर के इस तरीके से किया और टाइप किया तो ये ऑटो कंप्लीट इस तरीके से हो चुके हैं। तो ये सारे जो फीचर्स थे वो आपके बर्न अगेंस्ट सेल पर इंट्रोड्यूस किए हुए थे। इसलिए अभी के टाइम पे हम लोग जो बेसिकली सेल यूज करते हैं वो बर्न अगेंस्ट सेल है, और लाइनक्स में जो भी डिफॉल्ट सेल आता है वो बर्न अगेंस्ट सेल आता है।
तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है कि जब भी यदि यूजर को हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना होगा तो सबसे पहले वो कर्नल के पास एक रिक्वेस्ट करेगा। कर्नल क्या करेगा, एक प्रोग्राम है ओके, जो कि लिनक्स टोरवल्ड्स थे, उनने कर्नल ही बेसिकली बनाया हुआ था लाइनक्स का, जो कि इंटरमीडिएटर था कि हार्डवेयर के साथ किस तरीके से कम्युनिकेशंस करना है। ओके, मैं जो भी कमांड टाइप करूंगा ओके, वो सेल के थ्रू कर्नल के पास जाएगी, उसके बाद हमारे हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे, फिर वहां से वो रिप्लाई करेगा, और फिर जो पर्टिकुलर यूजर है उसके पास ये रिक्वेस्ट आने वाली रही। तो यहाँ पर सेल आपका कुछ इस तरीके से वर्क कर रहे हैं, और सेल के साथ साथ यहाँ पर यूजर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स भी होते हैं। ओके, यूजर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स मतलब आपने कुछ इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो सारे प्रोग्राम्स भी यहाँ पर बेसिकली अवेलेबल। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। यदि हम अब टर्मिनल की बात करें लाइनक्स के अंदर, इस पे कितने टाइप के टर्मिनल बेसिकली होते हैं। ओके, ये तो बेसिक आर्किटेक्चर हो गया लाइनक्स का कि क्या ओएस का आर्किटेक्चर बेसिकली होता क्या है। यदि हम यहाँ पे बात करें कि ओके, कितने टर्मिनल होते हैं। ओके, टर्मिनल किस तरीके से टर्मिनल बेसिकली कितने टर्मिनल लाइनक्स के अंदर होते हैं और हम किस तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। तो लाइनक्स के अंदर बेसिकली हम बात करें तो इसके अंदर वन, और वन के बाद एक ग्राफिकल होता है, और उसके बाद जो 5 टर्मिनल्स होते हैं ओके, वो आपके CLI बेस्ड होते हैं इस तरीके से। वन सपोज मेरे पास एक ये है ओके, टू ओके, थ्री ओके, इस तरीके से। तो बेसिकली लाइनक्स के अंदर जो टर्मिनल होते हैं वो हमारे टोटल 6 टर्मिनल्स होते हैं। अभी मैंने वन ओपन किया हुआ है ओके। यदि मैं आपको हु वाली यहाँ पे कमांड चला के दिखाऊं ओके, एक हु कमांड होती है बेसिकली, तो देखिए मेरे पास TTY1 है बेसिकली, राइट, एक टर्मिनल मेरे पास अभी ओपन है। तो इस तरीके से हमारे पास 6 टर्मिनल है ओके। 6 टर्मिनल है मतलब 6 हम सेल एक साथ यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, लाइनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर इन द सेंस कि एट ए टाइम एक ही सिस्टम पर, एक ही हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल यूजर एक साथ लॉगिन होके बेसिकली वर्क कर सकते हैं। तो ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीपल यूजर एट ए टाइम एक ही मशीन पर बेसिकली वर्क कर सकते हैं। लेकिन ये विंडो के केस पे नहीं है। था विंडो पे बात करेंगे तो एट ए टाइम आपका एक ही यूजर किसी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे बेसिकली वर्क कर सकते हैं। एट ए टाइम एक ही कर पाएगा, राइट। यदि मैं विंडो की बात करूं तो विंडो में एट ए टाइम एक ही यूजर लॉगिन होकर वर्क करेगा, लेकिन लाइनक्स पे ऐसे नहीं है। लाइनक्स पे आप मल्टीपल टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं और इंडिविजुअल टर्मिनल पर आप स्पेसिफिक यूजर को लॉगिन करवा के उसको उसके साथ वर्क कर सकते हैं। ओके, तो जब भी आप ओके, जब भी आप बेसिकली F1 प्रेस करेंगे मीन्स आप राइट कंट्रोल के साथ ओके, आप कंट्रोल प्लस ओके अल्ट, कंट्रोल प्लस अल्ट, और उसके साथ आप F1 की प्रेस करेंगे तो उस वाले केस में हमारे पास जो बेसिकली ओपन होगा वो हमारे पास टर्मिनल फर्स्ट ओपन होने वाला है। मतलब जो टर्मिनल फर्स्ट होता है वो ग्राफिकल होता है, एक ग्राफिकल टर्मिनल है बेसिकली। आप मीन्स जब भी आपको ग्राफिक्स इंटरफेस को व्यू करना होता है उस वाले केस पे ओके, जो टर्मिनल आपका वर्क करता है वो F1 होता है। इस तरीके से F1 के बाद F2 होता है, ठीक है, F2 भी होता है। F2 के बाद F3 होता है, F3 के बाद F4 है, F5 है, और F6 है। इस तरीके से 6 टर्मिनल होते हैं लाइनक्स के अंदर ओके। मीन्स एट ए टाइम यहाँ पर 6 यूजर लॉग इन करके बेसिकली वर्क कर सकते हैं। आप कंट्रोल अल्ट प्लस F1, F2, F3, F4, F5 ओके, इस तरीके से प्रेस करेंगे तो आप मल्टीपल टर्मिनल आपके पीसी पर बेसिकली ओपन हो जाएंगे। किस तरीके से, अभी मेरे पास वन टर्मिनल ओपन है, यदि मैं यहाँ पर कंट्रोल अल्ट ओके, और यहाँ पे आपको बेसिकली फंक्शन की का और यूज करना पड़ेगा। वो डिपेंड ऑन लैपटॉप कि आपके पास पीसी कौन सा, तो मैं यहाँ पे फंक्शन करना है, फंक्शन की भी यूज करना है, मतलब कंट्रोल अल्ट की जो फंक्शन की है फंक्शन की यूज करना है, और F1 प्रेस करेंगे तो आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। F2 यूज करेंगे तो बेसिकली ये मेरे पास जो टर्मिनल ओपन है। F3 करेंगे तो हम एक और टर्मिनल बेसिकली ओपन कर पाएंगे। किस तरीके से, मैंने F3 इस तरीके से ओके, क्या हुआ है ओके, तो मेरे पास मैंने यहाँ पे कंट्रोल अल्ट फंक्शन और F3 की प्रेस की थी, तो मेरे पास एक और टर्मिनल बेसिकली यहाँ पर ओपन हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर मैं एक और यूजर से बेसिकली लॉग इन कर सकता हूँ। तो जो मेरे पास यूजर है
मैं इस यूजर से यहाँ पे लॉगिन करने वाला हूँ। स्टूडेंट नाम का हमारे पास एक डिफॉल्ट यूजर हम लोगों ने पहले क्रिएट किया हुआ था। ओके, तो ये मैंने लॉगिन किया। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे मैं एक इस यूजर से बेसिकली लॉगिन हूँ। स्टूडेंट यहाँ पर @localhost टिल्ड का साइन है और उसके बाद ये है। तो यदि हम इसकी भी मीनिंग समझें कि इसकी मीनिंग बेसिकली होती क्या है, अब पास जो ओपन हुआ है टर्मिनल, उसका यदि आप देखें कि उस पे जो ऑप्शंस हैं वो ऐसा कुछ है। सबसे पहले स्टूडेंट है, ठीक है, उसके बाद @ का सिंबल है, फिर लोकल होस्ट है, और लोकल होस्ट होने के बाद ओके यहाँ पे टिल्ड का इस तरीके से साइन है और यहाँ पे डॉलर। इन सबका भी मीनिंग है। ओके, इसका ये मतलब है कि आप जब भी किसी यूजर से लॉगिन करेंगे, आप किस ओके जो फर्स्ट में यहाँ पे जो नेम होता है वो यूजर नेम होता है। सपोज यदि आप रूट से लॉगिन करेंगे, ओके, रूट से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको रूट दिखेगा। जैसे मैं फिर से Ctrl+Alt+F, ओके, फंक्शन और F2 मैंने यहाँ पे प्रेस किया। F2 मतलब हम जो हमारे पास सेकंड टर्मिनल है। ओके, तो हमें इस टर्मिनल पे आ गया। मैं पे हु टाइप किया तो देखेंगे एक तो यूजर ने लॉगिन किया है रूट जो भी मेरे पास है, और सेकंड स्टूडेंट है, दो यूजर ने लॉगिन किया हुआ, राइट। तो सेम वे, ठीक है, तो आपका ये यूजर है। लोकल होस्ट आपकी मशीन का नाम है, राइट। मीन्स जिस तरीके से, राइट, हर एक मशीन का बेसिकली नाम होता है कुछ भी, राइट। जिस तरीके से मेरी मशीन का नाम साहिब है, सिमिलर। ओके, आप विंडो में भी ओके आपका मशीन में कुछ ना कुछ आप नाम स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो सिमिलर वे इसका भी कुछ ना कुछ नेमिंग होता है। तो मशीन का नाम बेसिकली आपको यहाँ पे डिस्प्ले होने वाला है। टिल्ड का सिंबल इन द सेंस कि आप किस डायरेक्टरी पर हैं। तो टिल्ड आपकी होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से यदि मैं यहाँ पे pwd कमांड फायर करूंगा तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है रूट। मीन्स जब भी आप किसी रूट यूजर से लॉगिन होते हैं तो रूट यूजर की जो होम डायरेक्टरी होती है बेसिकली, ओके, वो /रूट होती है। अभी हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बेसिकली नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत जल्द हम उसको भी देखने वाले हैं। /रूट होती है। तो /रूट बेसिकली होम डायरेक्टरी है किसकी, यूजर की, जो रूट यूजर है। तो राइट, इसका मीनिंग ये हुआ कि रूट, लोकल होस्ट, टिल्ड और हमारे पास जो सिंबल है। तो जब भी कोई यूजर लॉगिन करेगा तो उसको जो यहाँ पर ओके यहाँ पे डॉलर का साइन होगा। और जब भी यदि कोई पर्टिकुलर रूट यूजर लॉगिन करेगा, और ओके जब भी कोई रूट यूजर यहाँ पे लॉगिन बेसिकली करने वाला है तो उसके लिए साइन यहाँ पर हैज बेसिकली इस तरीके से यूज होने वाला है। अब आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि आप किस यूजर से लॉगिन है। यदि आप सुपर यूजर से लॉगिन होंगे तो आपके पास हैश का साइन होगा, और यदि आप नॉर्मल यूजर से लॉगिन होते तो आपके पास ये टिल्ड इस तरीके से डॉलर का साइन। तो अभी हम ये देख रहे थे कि हम किस तरीके से मल्टीपल यूजर को एक ही मशीन पर लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर F2 और F3 टर्मिनल को इस तरीके से बेसिकली ओपन किया हुआ है। यदि मैं Ctrl+Alt फंक्शन और F4 की यहाँ से प्रेस करूंगा तो मेरे पास एक और विंडो यहाँ पर ओपन हो चुकी है, और मैं यहाँ पे भी एक और यूजर को बेसिकली लॉगिन, एक बार फिर से रूट को लॉगिन करवाना है। तो मैंने ये किया, तो आप देखिए मैं फिर से रूट से लॉगिन हो गया, और मैं फिर से Ctrl+Alt+F और फंक्शन F2 की प्रेस करूंगा। तो हम फिर से अपने दूसरे ग्राफिक्स मोड पे आ चुके हैं, और यहाँ पे मैं हु करूंगा तो आप देखिए हमारे पास फर्स्ट मतलब इस टर्मिनल पे मेरे पास जो यूजर लॉगिन है वो भी रूट है, सेकंड पे स्टूडेंट नाम का यूजर लॉगिन है, थर्ड पे फिर रूट नाम का यूजर लॉगिन है। अब मैं एक और यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करने वाला हूँ। Ctrl+Alt+F F5 मैंने किया, मेरे पास एक और कंसोल ओपन हो गया। तो मैंने रूट और रूट के बाद उसका पासवर्ड इस तरीके से फिर तो मेरे पास एक दो ही यूजर हैं तो मैं बार बार उनको ही लॉगिन कराना। ओके, मैं हूँ इस यहाँ से फिर से प्रेस करूंगा तो देखिए आपके पास 5th नंबर पे भी रूट लॉगिन हो गया। ठीक है, यदि मैं 6 यहाँ से प्रेस करूंगा तो 6 पे भी मैं सपोज मुझे यहाँ पे स्टूडेंट यूजर को लॉगिन करवाना है। ओके, तो ये स्टूडेंट यूजर लॉगिन हो गया। मैं 2 पे प्रेस करूंगा, F2 पे, और फिर से हु कमांड प्रेस करूंगा। देखिए हमारे पास 2 3 4 5 6 ओके इस तरीके से ये जो हमारे पास यूजर्स हैं, ये यूजर्स आपकी CLI मोड वाले यूजर है, राइट। इन्हें इंटरफेस प्रोवाइड होगा, बेसिकली वो CLI बेस्ड इंटरफेस इनको प्रोवाइड हुआ है, और इस तरीके से लॉगिन बेसिकली कर सकते हैं। ओके, यदि मैं अब मैंने Ctrl+Alt+F1 जैसे ही मैंने प्रेस किया तो मुझे ग्राफिकल वाला इंटरफेस यहाँ पे दिख रहा है। मैंने Ctrl+Alt फंक्शन और F1 की प्रेस की थी तो मुझे ग्राफिक्स वाला सिंबल दिख रहा है। मैं जब भी आप ग्राफिक्स के थ्रू कुछ नेविगेशंस करके कुछ भी आप राइट नेविगेट करते हैं, उस वाले केस पे क्या होता है कि आपका F1 बेसिकली वर्क करता है और F2 से आपका CLI मोड स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरीके से आप टर्मिनल को चेंज करके मल्टीपल यूजर को आप बेसिकली लॉग इन करवा सकते हैं किस पे, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इस तरीके से लाइनक्स पे ये फंक्शनलिटी जो कि बेसिकली विंडो पे नहीं है, विंडो पे एट ए टाइम एक ही यूजर लॉग इन हो सकता है, लेकिन लाइनक्स के अंदर एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर लॉग इन होकर एक साथ बेसिकली वर्क कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से कंट्रोल अल्ट फंक्शन, ओके, फंक्शन की F1 से लेके F6 तक आप 6 यूजर को एक साथ लॉग इन करके बेसिकली इसमें वर्क कर सकते हैं। ओके, तो अब यदि मुझे यहाँ पे, अब मैं टर्मिनल पे आ चुका हूँ राइट, और अब यदि मुझे कुछ बेसिक कमांड यहाँ से नेविगेट करनी है, सिस्टम कुछ स्पेसिफिकेशंस चेक करना है, तो हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट में मैं ये चेक कर रहा कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम से मेरा है क्या, राइट। तो मैं कैट के अंदर ईटीसी के अंदर हमारे पास एक फाइल होती है ओएस रिलीज नाम की, तो इस फाइल से हम ये चेक कर सकते हैं। देखिए लाइनक्स के अंदर एवरीथिंग जो कुछ भी होता है वो सब टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, तो मेरे पास जो ओएस की इन्फॉर्मेशन भी है वो एक टेक्स्ट फाइल पे उसकी इन्फॉर्मेशन है, राइट, ये टेक्स्ट फाइल पे उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो मेरे पास इसका वर्जन 8.0 RHEL 8 है, लाइक ए लिंक फेडोरा, ये मुझे इसके सारी डिटेल्स यहाँ पर बेसिकली शो कर रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। यदि आप यूनेम एक कमांड फायर करते हैं, ठीक है, तो आप यूनेम से भी ये चेक कर पाएंगे कि आपका ओएस कौन सा है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और ओएस हाइफन यदि मैं आर यहाँ पे प्रेस करूंगा तो बेसिकली जो इसका कर्नल है जो कि इंटरमीडिएटर है, राइट, एज बी नो अबाउट कर्नल कि वो किस तरीके से वर्क करता है, इंटरमीडिएटर है आपके हार्डवेयर और यूजर्स के बीच में, उसका कौन सा वर्जन है, यदि मुझे वो चेक करना तो हम यूनेम हाइफन आर यहाँ पे प्रेस करेंगे। यदि मुझे उसका ओके प्रोसेस आर्किटेक्चर पता करना है, मतलब 64 बिट का है, 32 बिट का है, तो मैं यूनेम हाइफन पी कमांड के थ्रू उसका आर्किटेक्चर को इस तरीके से फाइंड बेसिकली कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद और इन्फॉर्मेशन को देखना है तो हम इस तरीके से ए करेंगे, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है लिनक्स से मुझे बता रहा है उसका कर्नल वर्जन कौन सा है, ओके, उसका लोकल होस्ट का बेसिकली नेम क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे और इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे डेट लिखूंगा तो मुझे डेट डिस्प्ले कर देगा। तो ओके, यस निखिल, राइट, ओके, आस्क व्हाट। एक्चुअली यहाँ पे 86 और 64 दोनों बता रहा है, तो ये कौन सा आर्किटेक्चर है, 32 या 64? 64 या रखते 64 को इस तरीके से ओके लिखा जाता है 86 64, ओके इसकी नोटेशन है लिखने की। यस 64 ही भी आर्किटेक्चर है, 86 64 लिखाना हुआ, 64 जिसका आर्किटेक्चर है। ठीक। तो इन केस अगर 32 बिट होगा तो ये केवल x86 लिखा हुआ रहेगा। हाँ, यहाँ पे 32 भी लिखा रहेगा बेसिकली, 32 भी, ओके 32 के ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेसिकली अभी के केस पे इसका तो 32 वर्जन नहीं है। ओके, 32 का आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग ओके ये मशीन नहीं है। ओके, आप अभी के केस पे RHEL 8 को भी इंस्टॉल करेंगे तो वो 32 बिट में आपको अवेलेबल नहीं होगी, 64 पे ही अवेलेबल होगी। ओके ठीक। यस पृथ्वी। सर मैं पूछ रहा था जैसे अभी अपना GUI से लॉगिन है तो वहां पर TTY1 वाला जो पार्ट था मतलब जो यूजर वन था वो रूट है राइट अभी हाँ, क्योंकि वो रूट नहीं है एक्चुअली, वो GUI है। आप उसको रूट मान सकते हैं, जिस भी यूजर से आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो उसका एक टर्मिनल होगा और उसका एक GUI वर्जन होगा, यदि आप GUI से लॉगिन करते हैं तो, राइट, तो अच्छा आपको वो सो TT। सो वन यूजर जो है वो TTY1 वाला जो यूजर है वो GUI को मिला हुआ है अगर मतलब वो उसका किसी फिजिकल टर्मिनल है बेसिकली, राइट। अच्छा फिजिकल टर्मिनल आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि जब भी आपको क्या करना होगा, आपको वो इंटरनली वो आपका वर्क कर रहा है, ओके, बैकग्राउंड पे बेसिकली वो आपका जो F1 है वो वर्क कर रहा है। सपोज आपको कोई रिकवरी मोड पे जाना है तो जो आपका जो फिजिकल टर्मिनल होगा, आपको सपोज पासवर्ड रिकवरी करना है, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, आप ओएस के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, राइट, करने से आप इंटरेक्शन करते हैं, तो उस केस पे आपका जो वर्क करेगा वो F1 वर्क करेगा। ओके ओके, ओके और कभी उस वाले जैसे केस में जो यूजर्स के लिए आपको लॉगिन करवाना होगा तो वो आप F2 से लेके F6 तक आप यूजर्स को लॉगिन करवा के बेसिकली वर्क कर सकते हैं। ओके और जैसे कभी सिचुएशंस होती कि कहीं कहीं पर हमें सर्वर विद GUI नहीं मिलता है सिर्फ हमें टर्मिनल मिलता है तो हाँ, तो इन दैट टर्मिनल से आप वर्क कर सकते हैं। टर्मिनल जो होता है वो TTY1 होगा या क्या होगा क्योंकि उस वक्त GUI होगा नहीं। हाँ, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, राइट, यदि आप हु कमांड इस तरीके से फायर करेंगे तो आप बेसिकली चेक वेरिफिकेशंस भी कर सकते हैं
कि आपको TTY1 मिला है, टर्मिनल आपको कौन सा मिला हुआ है। ओके, आप इस तरीके से वेरिफिकेशंस कर सकते हैं। और वो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से उस पे लॉगिन हुए हैं। आप टेलनेट से हुए हैं और सामने वाले ने क्या कॉन्फ़िगरेशंस की हुई है, राइट। तो ओके, वो डिपेंड ओके करता है कि आपको उसने कितने से कितने टर्मिनल पे लॉगिन करने की परमिशंस दिया था। ओके, आप सपोज कंसोल से कहीं पे लॉगिन करेंगे तो उस पे आपको अलग टर्मिनल्स मिलेगा। ठीक है, सपोज आप SSH से लॉगिन करेंगे तो आपको अलग टर्मिनल मिलेगा। यदि मैं इसका एग्जांपल लूं फिर से, ओके, जो आप बोल हाँ रहे हो, तो लाइक दिस, मैंने सबसे पहले, मेरे पास में नेट कनेक्शंस नहीं था, मैं इसको कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद पर इसका IP चेक कर वाला हूं। इसका IP एड्रेस 245 है बेसिकली, राइट। तो मैं यहाँ से मैं पुट्टी ओपन कर रहा। ओके, पुट्टी मतलब कि आप जो बोल रहे हैं, आपको, आप जब कहीं भी जाएंगे तो आपको जो टर्मिनल मिलेगा, ओके, वो हाँ राइट CLI बेस्ड मिलेगा, राइट, लाइक दिस। मैं यहाँ से रूट से मैंने लॉगिन किया और उसका पासवर्ड ये मेरा, अब मैं यहाँ पे हु कमांड चलाऊंगा तो वहाँ अब बेसिकली मैं रूट यूजर से लॉगिन हुआ हूँ, राइट। रूट यूजर की मुझे सारे टर्मिनल यहाँ पे बेसिकली शो कर रहे हैं। आप रूट से लॉगिन हुए, आपका टर्मिनल ये वाला है। हम रूट से फाइन। लॉगिन हुए हैं तो हमें इस तरीके से बेसिकली, मतलब रूट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे यहाँ पे इस तरीके से शो कर देगा। अब यदि मैं यहाँ से जो मैंने लास्ट टाइम इसमें लॉगिन किया हुआ था, राइट, यदि मैं उसमें फिर से ऐप 3 पे सपोज जाऊँ, यहाँ से मैं एग्जिट कर दूँ, तो अब मैं एक यूजर से एग्जिट हो चुका हूँ। अब मैं यदि फिर से ऐप 2 पे जाऊँगा और अब यहाँ पे जब हु कमांड फायर करूँगा तो आप देखेंगे 3 नंबर का जो टर्मिनल है वो इरेज हमारे पास से हो चुका है। और आप ये देखेंगे मेरे पास एक सेशन जो एस्टेब्लिश हुआ उसका अलग से मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, PTS नाम का सेशन यहाँ से स्टैब्लिश हुआ जो कि SSH के लिए। हम किससे कनेक्टेड हैं, इस वाले IP एड्रेस से कनेक्टेड है। यदि मैं अपने मैन मशीन का IP एड्रेस आपको यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा तो जो मेरी मैन मशीन का IP एड्रेस होगा, ओके, ये देखिए, ये है। यदि मैं यहाँ से CMD पे जाऊँ और CMD पे जाने के बाद इफ कॉन्फिग यहाँ से IP कॉन्फिग कमांड फायर करूँ, ये मुझे यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि हम किस टर्मिनल से बेसिकली कनेक्ट हुए हैं, राइट, ये इस तरीके से। इसका फिजिकल टर्मिनल बेसिकली नहीं है, हमने SSH लिया है तो उसके लिए आपका PTH टाइप का टर्मिनल यहाँ पर यूज हो रहा है। और यदि अब मैं दूसरे यूजर्स पे जाऊँ, सपोज मेरे को F4 पे जाना है, एग्जिट में यहाँ से हो गया। F5 पे यहाँ से भी मैं एग्जिट करूंगा तो हम लॉग आउट बेसिकली हो जाएंगे। F6 पे यदि मैं जाऊँगा, एग्जिट करूंगा, हम यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे। अब यदि मैं F2 पे जाऊँ फिर से और अब मैं यदि हु कमांड यहाँ से प्रेस करूँ, अब मेरे पास 2 ही टर्मिनल बचे हुए, राइट, जो मेरा इसका टर्मिनल है और सेकेंड जो टर्मिनल है जो हमारा PTS वाला जो टर्मिनल है जो कि हमने SSH लिया हुआ था। ओके, यस, हाँ, ठीक है, यस निखिल, आप कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, यस पूछिए। सर अपन यूजर को टर्मिनल के साथ बाइंड कर सकते हैं कि सपोज रूट यूजर है वो हमेशा हाँ, टर्मिनल फर्स्ट के टर्मिनल के साथ ही साथ लॉगिन होगा। नहीं, आप बाइंड तो बेसिकली कर सकते हैं, राइट। बाइंड भी आप कर पाएंगे कि आप पर्टिकुलर, आप जब SSH की कॉन्फ़िगरेशंस करें या तो फिर आप टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशंस करें तो आप उसमें लिमिटेड ही यूजर असाइन करें। ठीक है, सपोज आप एक यूजर असाइन करें और एक यूजर के साथ आप एक टर्मिनल असाइन करें कि ओके, आपको बेसिकली लेंथ यानी होती है, आप 0 से लेके सपोज 15 टर्मिनल हमारे पास हैं, तो आप कौन सा जो TTY है वो किसको असाइन करना चाहते हैं, राइट। तो जब आप SSH की कॉन्फ़िगरेशंस करें तो वो आप उस तरीके से कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। ओके, तो जब हम तो इसका मेरा SSH सेकंड पढ़ेंगे क्वेश्चन। जब कि हम्म, जी जी जी। सर ये SSH अपन ने इसमें कॉन्फ़िगर करा है या बाय डिफॉल्ट इसमें नहीं, SSH, हाँ SSH हाँ, मैं आता आपको है? बताने वाला था, राइट राइट, बाय डिफॉल्ट किसी भी लाइनक्स पे SSH इनेबल ही होता है। आप कोई भी लाइनक्स ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज करें उस पे SSH मेजरली इनेबल होता है। जो रेड हैट के प्रोडक्ट हैं सब पे आपको SSH बाय डिफॉल्ट इनेबल ही मिलेगा। मैंने कुछ भी नहीं किया है, जस्ट एक क्वेश्चन था तो उस क्वेरी के लिए मैंने लॉगिन करके बताया हुआ था, right? लेकिन SSH बाय बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट जैसे हम लाइनक्स, लोगों ने जो हाँ, इंस्टॉल करा है लिनक्स उस पे भी उसमें भी आपका अगर हम इनेबल ही SSH आएगा, के थ्रू करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा वो? कनेक्ट हो जाएगा, वो इनेबल ही होता है। SSH लाइनक्स में इनेबल होता है, सर्विस भी अप एंड रनिंग होती है, आपको अलग से कुछ भी करने की नीड नहीं ओके। होती है, वो आप तो ठीक ठीक। कर सकते हैं, राइट गाइस। राइट, तो ओके, हम वी विल गो डीप, ओके, हम इस पे जाएंगे बेसिकली आगे। ओके, अभी फर्स्ट सेकंड ही लेक्चर है। ओके ओके, डोंट बी कंफ्यूज, यदि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो ठीक है। तो अभी हम ये देखते हैं कि इसका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है बेसिकली वो किस तरीके से होता है। जो लाइनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बेसिकली ओके होता है, इन द सेंस कि आप जैसे विंडो पे वर्क करते हैं तो विंडो पे बेसिकली क्या होता है
कि आपके पास एक फाइल है, ओके लाइक दिस, ओके एक सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर मल्टीपल यहाँ पे डायरेक्टरीज यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। ओके यहाँ पे यूजर्स है, मतलब यूजर्स इन द सेंस कि आप जो भी यूजर्स क्रिएट करेंगे तो यूजर्स के नाम यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, यूजर की जो होम डायरेक्टरी होगी वो बेसिकली यहाँ पे होने वाली है। प्रोग्रामिंग्स फाइल, आप जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करेंगे उस वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होने वाले हैं। ओके यहाँ पे ये सब फाइल्स बेसिकली मुझे इंटेल यहाँ पे उसकी कुछ लाइब्रेरी फाइल्स रखी हुई हैं। ओके विंडोज से मेरी विंडोज स्पेसिफिक फाइल्स हैं। ये सब मुझे इस तरीके से बॉडी डिफॉल्ट जब भी आप सी में कुछ भी इंस्टॉल करते हो तब वो आपको कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होता है विंडोज के अंदर। यदि हम लाइनक्स की बात करें तो लाइनक्स का जो फाइल स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से होता है। ओके यदि मैं सी डी यहाँ पे स्लैश करूँ और यहाँ पे एल कमांड फायर करूँ तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल इस तरीके से मुझे ओके डिस्प्ले हो रहा है, राइट। ओके तो इसका यदि हम फाइल स्ट्रक्चर को समझें, इसका जो फाइल स्ट्रक्चर बेसिकली वो किस टाइप से होता है, तो सबसे पहले इस पे हमारे पास जो फाइल होती है वो स्लैश स्लैश होती है, ओनली स्लैश। और स्लैश के अंदर हमारे पास ओके स्लैश लाइक सी, आपके पास जो सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर भी आपके पास ओके मल्टीपल फाइल्स होती है। सिमिलर वे आपके पास क्या होता है कि स्लैश होता है और स्लैश के अंदर ही सारी फाइल बेसिकली होती हैं। तो स्लैश के अंदर रूट भी होता है, ओके स्लैश के अंदर आपका बिन भी होता है, ओके स्लैश के अंदर आपका होम डायरेक्टरीज भी होती हैं, ठीक है। इस स्लैश के इनसाइड होता है, राइट। तो स्लैश के अंदर होम आपका होगा, डेफ फाइल होगी मतलब डिवाइस स्पेसिफिक फाइल होगी, ओके आपका एसबिन होगा, ओके एसबिन के बाद आपका यूएसआर होगा, मीडिया होगा, ओके मीडिया के बाद एमएनटी होगा, ओके एमएनटी के बाद ओपीटी होगा, ओपीटी के बाद वेयर होगा, मीन्स ये सारी फाइल्स ओके एटीसी होगा कि इस टाइप की जो डायरेक्टरीज हैं बेसिकली वो स्लैश के इनसाइड प्लेस होती हैं। ओके मतलब स्लैश के अंदर आपके पास ये सारी डायरेक्टरीज बेसिकली होने वाली हैं। ओके तो एक आपके पास मैंडेटरी स्लैश होगी, इस तरीके से स्लैश होगी और स्लैश के अंदर आपके पास ये सब डायरेक्टरीज बेसिकली होने वाले हैं। ओके ये स्लैश के अंदर होंगी जितनी भी डायरेक्टरीज हैं लाइक दिस। ओके तो आप स्लैश के अंदर मेरे पास ये सारी डायरेक्टरीज कुछ इस तरीके से होने वाली। ओके इस तरीके से स्लैश के अंदर ये सब डायरेक्टरीज हमारे पास होंगी। तो अब इनका मीनिंग क्या है ये समझते हैं कि स्लैश मतलब रूट डायरेक्टरी। हम लोगों ने ये देखा कि स्लैश इन द सेंस हमारे पास स्लैश के इनसाइड ही सारी डायरेक्टरीज प्लेस होने वाली हैं। तो स्लैश जो डायरेक्टरी है वो रूट डायरेक्टरी है। ओके रूट डायरेक्टरी आपके पास है, इस तरीके से रूट डायरेक्टरी है जो स्लैश हमारे पास है वो रूट डायरेक्टरी बेसिकली होती है। स्लैश के अंदर जो हमारे पास रूट होता है, रूट की यदि हम बात करें तो यदि मैं स्लैश करके यहाँ पे रूट पे जाऊंगा तो हमारे पास जो एक सुपर यूजर है, ओके सुपर यूजर इन द सेंस रूट जो हमारे पास यूजर है उसकी जो होम डायरेक्टरी होती है बेसिकली वो स्लैश रूट होती है। ओके तो स्लैश रूट के अंदर जो आपका रूट यूजर है उसकी जो होम डायरेक्टरी है वो स्लैश रूट बेसिकली है। ओके तो ये आपको जो भी फाइल होती है रूट के पास, राइट, यदि उसके होम डायरेक्टरी तो उसके पास क्या डाउनलोड वाला फोल्डर होगा, वीडियोस होगा, डॉक्यूमेंट होगा, ओके डेस्कटॉप होगा। ओके तो ये सब यदि मैं डेस्कटॉप के इनसाइड जाऊंगा तो राइट इस तरीके से इसमें कुछ फाइल्स हैं, फिर डब्ल्यूडी से मैं चेक करूंगा तो हम स्लैश रूट डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। तो जो भी हमारे पास रूट यूजर है उसकी जो डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी होगी वो स्लैश रूट होगी, ठीक है। स्लैश रूट हमारे पास रूट यूजर की बेसिकली होम डायरेक्टरी होने वाली है जो हम लोगों ने स्लैश रूट देखा हुआ है। यदि मैं स्लैश रूट के बाद जस्ट मैं आपको बताऊं कि होम होम क्या होता है। ओके यदि राइट यदि हम cd करके और स्लैश होम पे यदि जाते हैं तो स्लैश होम भी सेम डायरेक्टरी होती है जिस तरीके से मेरे पास ये ओल्ड मशीन है, राइट, इसमें काफ़ी सारे यूजर्स मैंने पहले से क्रिएट किए हुए थे जब लास्ट क्लास थी उस वाले केस पे। ओके तो हमने एक स्टूडेंट नाम का यूजर यहाँ पे लास्ट क्रिएट किया हुआ था। ओके तो जितने भी यूजर्स हमारे पास होंगे जो कि हम कस्टम क्रिएट करेंगे, ओके मीन्स जब भी मैं यूजर ऐड कमांड के थ्रू कोई यूजर को क्रिएट करूंगा उस वाले केस पे वो जो यूजर्स हैं उसकी जो होम डायरेक्टरी होगी वो स्लैश होम के अंदर होने वाली है। जैसे cd करके यदि मैं स्टूडेंट के अंदर जाता हूँ, स्टूडेंट के इनसाइड जाता हूँ और यहाँ पे ls प्रेस करता हूँ, राइट, तो अभी स्टूडेंट यूजर हम लोगों ने लॉगिन नहीं किया तो उसकी होम डायरेक्टरीज यहाँ पे क्रिएट नहीं हुई है, ठीक है। तो जैसे यदि मैं उससे लॉगिन यदि एक बार कर लेता स्लैश ओके यूजर से मैं यदि यूजिंग GUI में लॉगिन कर लूंगा तो उसकी भी होम डायरेक्टरीज यहाँ पे क्रिएट बेसिकली हो जाएंगी। ओके तो जो भी आपके पास यूजर्स होंगे और यूजर्स की जो डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी होगी वो स्लैश होम होगा। ओके स्लैश होम यदि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल यदि मैं एक यूजर को ऐड करूँ
और मैंने एक ओके आई ट्रेन ओके यू नाम का एक यूज़र बेसिकली क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। और यदि मैं cd करके /होम पे जाऊं और यहाँ पे ls कमांड प्रेस करूं तो आप देखेंगे उस नाम की ऑटोमेटिकली डायरेक्टरी यहाँ पे मेरे पास तो जब भी आप क्या करते हैं, जब भी आपको यूजर क्रिएट होम डायरेक्टरी होती है वो उस क्या होती है /होम होती है। ओके, यदि अब मैं आई ट्रेन यू के इनसाइड जाऊंगा, राइट, ls करूंगा तो यहाँ मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। लेकिन यदि मैं क्या करूं, ओके, यहाँ से मैं इसको बेसिकली उस यूजर से पर मैं लॉगिन हो जाता हूँ, राइट। ओके, अभी लॉगिन नहीं होगा क्योंकि हमने उसको पासवर्ड असाइन नहीं किया है। तो जस्ट ओके एक बार देखिए कि मैं इसको पास जरूरी कमांड से एक बार पासवर्ड को असाइन कर दे रहा, असाइन किया हुआ है। अब मैं क्या कर रहा कि अब मैं ट्राई कर रहा कि मैं उस यूजर से लॉगिन हो जाता हूँ, राइट। यूजर हम लोगों ने यूजर क्रिएट किया हुआ है, ओके, आई ट्रेन यू, और उसका मैंने पासवर्ड रेड हैट दिया हुआ था। इससे हम लॉगिन हो जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट टाइम जब भी कोई यूजर लॉगिन होता है तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है। क्यों टाइम लेता है? क्योंकि उसकी जितनी भी होम डायरेक्टरीज हैं वो क्रिएट होती हैं। ओके, उसकी जितनी भी होम डायरेक्टरीज हैं लाइक स्लैश ओके डेस्कटॉप है, ओके, डेस्कटॉप के बाद उसका डाउनलोड है, म्यूजिक है, वीडियोस है, जो उसकी डिफॉल्ट डायरेक्टरीज होती हैं, उसके वो इन्वायरमेंट को प्रिपेयर्ड करता है। तो उसकी इन्वायरमेंट को प्रिपेयर्ड करने के लिए ओके थोड़ा सा टाइम बेसिकली लेने वाला। तो अभी मैं आई ट्रेन नाम के यूजर से यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ, राइट। जस्ट लॉगिन होने के बाद मैं एक बार फिर से लॉग आउट हो जा रहा। ओके, जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरीके से नेविगेशन आपको ओके दिखाने वाला है। हाँ, ओके, उसके बाद यदि मैं इस पर लॉग आउट हो जाता हूँ, जस्ट मैं यहाँ से लॉग आउट हो गया। ओके, और फिर से मैं इस यूजर से रूट से लॉगिन हो रहा, राइट। ओके, मैं नॉट लिस्टेड में गया, रूट रेड हैट, ओके, और अब मैं ls कमांड यहाँ से फायर करूंगा। गाइस देखिए ये सारे फोल्डर्स हमारे पास डिस्प्ले मतलब ये बन चुके हैं ऑलरेडी। ओके, यहाँ पे जब मैंने इसके पहले आई ट्रेन यू के बाद में ls मैंने कमांड फायर की थी तो यहाँ मेरे पास कोई भी डायरेक्टरीज बेसिकली क्रिएट नहीं हुई थी। ओके, कोई भी डायरेक्टरीज क्रिएट नहीं हुई थी, लेकिन मैंने जब भी उससे एक बार लॉगिन किया तो उसकी जो भी डिफॉल्ट डायरेक्टरीज होती हैं वो फर्स्ट टाइम में क्रिएट हो जाती हैं। तो जब भी कोई यूजर क्रिएट होगा और वो लॉगिन होगा तो उसकी जो डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी होगी वो हमारे पास /होम होने वाली है। ओके, तो जितने भी आप यूजर्स क्रिएट करेंगे उन सभी डायरेक्टरी होम होने वाले हैं। यदि हम /bin की बात करें तो /bin के अंदर आपकी बाइनरीज फाइल होती है, इन द सेंस ऐसी फाइल्स होती हैं जिसको कि हर एक जितने भी यूजर्स हैं, चाहे वो सुपर यूजर हो अच्छा एक नॉर्मल यूजर हो। ओके, बेसिकली दो टाइप के यूजर हैं, सुपर यूजर है, नॉर्मल यूजर है। और हम एक सूडो यूजर क्रिएट कर सकते हैं जिसको कि सुपर यूजर के प्रिविलेज मिल जाएंगे। ओके, तो यदि मैं यहाँ पे आपको बताऊं बिन के अंदर क्या होता है, तो बिन के इनसाइड यदि हम जाएंगे ls कमांड यहाँ से फायर करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल आपको यहाँ पे ओके इस तरीके से फाइल्स आपको डिस्प्ले हो रही है। ओके, dd फाइल आपको डिस्प्ले हो रही है जो हम यूज करने वाले हैं। ओके, cp फाइल आपको डिस्प्ले हो रही है। ओके, इस टाइप की काफी सारी फाइल्स आपको डिस्प्ले हो रही हैं। यदि मैं बेसिकली यहाँ से नहीं आपको यहाँ से ग्राफिकली डिस्प्ले करूँ तो मैं एक्टिविटीज में जाता हूँ, उसके बाद फाइल्स पे जाता हूँ, और फाइल्स पे जाने के बाद ओके हम अदर लोकेशंस पे जाते हैं, कंप्यूटर पे जाते हैं और बिन के अंदर ट्राई करते हैं कि बिन के अंदर है क्या बेसिकली। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे यदि जो मैंने ls कमांड जो मैं टाइप कर रहा था वो ls कमांड भी इसके अंदर है, जो pwd कमांड है pwd कमांड भी इसके इनसाइड है। ठीक है, अभी हमने दो ही कमांड, मैं सपोज कैट कमांड और टाइप करता हूँ तो कैट कमांड भी इसके इनसाइड अवेलेबल है। ठीक है, तो जितनी भी कमांड्स होती हैं बेसिकली जो कमांड की जो भी आपके पास स्क्रिप्ट होती है वो सारी स्क्रिप्ट आपके पास किस वाली फाइल पे होती है, आपके पास इस पे होगी, आपके पास बिन पे होगी। बिन पे ऐसे सारी कमांड्स हैं, ऐसे सारी कमांड्स हैं जो कि एक सुपर यूजर और एक नॉर्मल यूजर उनको एग्जीक्यूट कर सकता है। यदि हम डेव की बात करें मतलब इसमें डिवाइस स्पेसिफिक फाइल्स होती हैं, आपको जो भी डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो सब जो डिवाइस ड्राइवर होंगे आपके पास वो डेव के अंदर होंगे। ओके, यदि मैं ls यहाँ पे फायर करूं और ls-l मतलब मैं लॉन्ग लिस्ट के साथ इस तरीके से डिस्प्ले करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे C टाइप की फाइल दिख रही है। ठीक है, अभी हम इसका मीनिंग समझेंगे जब हम देखेंगे फाइल टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास देखिए TT0 इस तरीके से मेरे पास ये सब डिस्प्ले हो रहा है। तो ये सब डिवाइस स्पेसिफिक फाइल है, ये सब हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन को कंटेन करने वाली फाइल है। CPU कंसोल मीन्स जो भी हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन आपके पास होने वाली है वो सब हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाके सेव होने वाली है,
आपकी डेव मतलब डिवाइस स्पेसिफिक फाइल इसके अंदर होंगी। एसविन देखते हैं, एसविन बेसिकली क्या होता है। एसविन एक सुपर यूजर मतलब जितनी भी सुपर ऐसी सारी कमांड्स जो कि सुपर यूजर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मीन्स ओके ऐसे भी कुछ कमांड्स होंगी जो कि नॉर्मल यूजर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, ओनली कौन कर पाएगा, ओनली बेसिकली सुपर यूजर ही बस उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके जैसे कि यूजर ऐड कमांड है, यदि मैं यहाँ पे टाइप करूँ यूजर ऐड, ठीक है, यूजर ऐड जो कमांड है बेसिकली उसको कौन फायर कर पाएगा, ओनली रूट यूजर ही यूजर ऐड कमांड को फायर कर सकता है, दूसरा यूजर को ऐड नहीं कर सकता। या तो सपोज अभी हमने यूजर ऐड कमांड देखी थी और हमने पास wd कमांड से पासवर्ड बेसिकली चेंज किया हुआ था, तो सपोज मुझे पासवर्ड को चेंज करना है तो पास wd कमांड भी ओनली कौन फायर कर सकता है, ओनली सुपर यूजर फायर कर सकता है। तो ऐसी सारी कमांड्स जो कि ओनली सुपर यूजर फायर कर सकते हैं, ओनली रूट यूजर फायर कर सकते हैं, तो वो सारी की इंफॉर्मेशन आपकी एसबिन के अंदर होती है। ओके यदि मैं आपको दिखाऊं कि जैसे मैं पास wd मैंने टाइप किया, मुझे रूट का पासवर्ड चेंज करना है, मैंने पास wd रूट इस तरीके से टाइप किया, तो मैं पासवर्ड को इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ रनिंग के अंदर। ओके और यदि मैं SW इसका मतलब होता है स्विच यूजर, और मैंने जो आई ट्रेन यू नाम का जो यूजर क्रिएट किया था, ओके आई ट्रेन यू से यदि मैं लॉग इन करता हूँ और यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि मैं क्या कर पाऊँ, पर्टिकुलर यूजर का पासवर्ड चेंज कर पाऊँ, तो मैंने पास wd इस तरीके से टाइप किया, सपोज मैं रूट टाइप कर दे रहा, तो ठीक है, तो यहाँ पे बोला ओनली रूट कैन स्पेसिफाई, ओके ओनली रूट यूजर ही बस ओनली है जो कि पासवर्ड इसका चेंज कर पाएगा। और यदि मैं i10 में खुद का भी पासवर्ड ट्राई करूँ तो मैं खुद का पासवर्ड भी बेसिकली चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि कि पास wd कमांड बेसिकली कौन एग्जीक्यूट कर पाएगा, ओनली रूट यूजर एग्जीक्यूट कर पाएगा, क्योंकि कि पास wd कमांड आपकी बिन के अंदर नहीं है। ओके बिन के अंदर नहीं है, वो एस बिन के अंदर है, मतलब ओनली सुपर यूजर इस वाली कमांड को फायर कर सकते हैं। और हमारे पास यूएसआर के अंदर कुछ यूजर स्पेसिफिक फाइल्स होती हैं, राइट, जो कि यूजर स्पेसिफिक फाइल्स हैं, जिस तरीके से आपके विंडोज पर जो आपके पास प्रोग्रामिंग्स वाली फाइल्स होती है, राइट, यदि विंडोज पे मैं जाऊँ और यहाँ पे हमारे पास ओके जो प्रोग्राम फाइल्स होती हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को कंटेन करेगी, राइट, कि आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, राइट, तो सिमिलर हमारे पास जो यूएसआर होती है मतलब ओके यूनिक्स यूनिक्स सिस्टम रिसोर्स, इसका जो फुल फॉर्म है यूएसआर यूनिक्स सिस्टम रिसोर्स, तो इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बेसिकली इस फाइल के अंदर होती है। मीडिया के अंदर हम जब भी कोई डीबीडी को इंसर्ट करेंगे, अभी मीडिया बेसिकली इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, यदि मैं स्लैश मीडिया पे जाता हूँ, ओके ओके मीडिया पे मैं इस तरीके से जाता हूँ और इसमें एलएस करता हूँ, अभी मेरे पास इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जब भी हमारे पास कोई अदर माउंट पॉइंट, जब भी मुझे कोई मीडिया मैं डीबीडी को इंसर्ट करूंगा तो इसका जो डिफॉल्ट माउंट पॉइंट होगा, माउंट इन द सेंस माउंट के लिए आपको बेसिकली मतलब समझाऊं, तो जब भी यदि यहाँ पे क्या है कि मेरे पास ड्राइव मुझे इस तरीके से डिस्प्ले हो रही है, मुझे जी ड्राइव एफ ड्राइव डिस्प्ले हो रही है, ये ड्राइव डिस्प्ले क्यों हो रही है, क्योंकि कि इस पे कोई ना कोई लेटर असाइन है, ओके जी लेटर असाइन, इसमें एफ असाइन है, इसलिए वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो सिमिलर वे जब भी आप यदि कोई पेन ड्राइव भी इंसर्ट करेंगे तो वो आपको कब डिस्प्ले होने वाली है, जब आप क्या करेंगे, ओके जब आप बेसिकली क्या करेंगे, उस पर कोई लेटर असाइन होगा, उसके बाद ही वो आपको डिस्प्ले होगी। ओके तो सिमिलर वे जब भी आप कोई डीबीडी को इंसर्ट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट आपके मीडिया के अंदर जाके माउंट हो सकती है। आप एमएनटी के अंदर किसी भी हार्ड डिस्क को माउंट कर सकते हैं, आप आपकी पेन ड्राइव को माउंट करवा सकते हैं कि वो आपको डिस्प्ले होना बेसिकली स्टार्ट हो जाए। ओके माउंट इन द सेंस सिमिलर कि आपके लिए वो यूजेबल हो जाए, उस पर कोई लेटर असाइन हो जाए। ओके तो सिंपल, ओके उसके लिए हम एमएनटी यूज करते हैं। ओपीटी आपकी जो ड्राइव होती है, ओपीटी/ओपीटी होता है, ओके उसके अंदर जो आप अपार्ट फ्रॉम लाइनक्स के पैकेजेस के अलावा जो आप थर्ड पार्टी पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे, ओके उसकी इंफॉर्मेशन ओपीटी के अंदर होगी। अभी मैं यदि आपको यहाँ से डिस्प्ले करूँ CD, यदि हम एमएनटी पे भी जाएं तो अभी यहाँ भी बेसिकली एक डिफॉल्ट फोल्डर होता है, मैंने बेसिकली शेयरिंग की हुई थी बिटवीन विंडोज और लाइनक्स, तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट फोल्डर क्रिएट हुआ था, लेकिन अभी इसमें कुछ भी नहीं है। यदि मैं स्लैश ठीक है एमएनटी मीडिया भी मैंने किया हुआ है, ओके यदि मैं ओपीटी करूँ, ओके ओपीटी हम लोग देख लेते हैं, तो इसके अंदर भी अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं थर्ड पार्टी पैकेजेस जब इसके अंदर इंस्टॉल करूंगा तो वो सारे पैकेजेस आपके ओपीटी के अंदर इंस्टॉल होने वाले हैं। वेर के अंदर आपकी वेरिएबल्स फाइल्स होती हैं, जो आपकी लॉग्स फाइल्स हैं, ओके जो भी इंफॉर्मेशन है वेरिएबल्स की वो सारी बेसिकली इस पे होती है, राइट।
तो सपोज आपको कभी एफटीपी क्रिएट करना है आपको, ओके, फाइल किसी भी सर्वर को होस्ट करना है, तो उसकी जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है जहाँ से फाइल होस्ट होती है, तो वो भी वेयर होता है। वी विल लर्न इट, ओके, अगेन कि क्या होता है, ओके, वेयर। तो बेसिकली वेरिएबल्स फाइल्स होती हैं, राइट। यदि हम ईटीसी की बात करें तो ईटीसी के अंदर हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल होती हैं, ओके, सीडी करके यदि मैं ईटीसी के अंदर जाऊं और यहाँ पे एलएस इस तरीके से फायर करूं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कॉन्फ आपको जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल हैं, ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल आपको आपको कहाँ पे मिलेंगी, /etc के अंदर बेसिकली मिलने वाले हैं। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स और भी कुछ फाइल्स होती हैं, ओके, जो हम, ओके, यदि मैं स्लैश के अंदर जाके मैं इस तरीके से देख सकता हूँ। हम लोगों ने बिन समझा कि बिन क्या होती है। जो भी बाइनरीज फाइल्स हैं, मतलब जो भी आपके कमांड्स हैं, उसके जो प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। डेप मतलब डिवाइस फाइल होती है, होम मतलब यूजर की होम डायरेक्टरीज होती हैं, लिब मतलब लाइब्रेरी फाइल्स हैं। इन द सेंस कि यदि आप लैंग्वेज, बेसिकली सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो लैंग्वेजेस आपने पढ़ी होगी, तो हर एक लैंग्वेज की लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, राइट। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि यहाँ पे आपकी बिन के अंदर जो प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, उसकी जो लाइब्रेरी है वो बेसिकली लिव के अंदर है। एमएनटी हम लोगों को समझा कि माउंट पॉइंट होता है। प्रोक आपकी क्या होता है कि जो रैम की मिररिंग आपकी बेसिकली स्टोर करता है, इन द सेंस कि अभी मेरे पास जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, राइट, उस सब की इंफॉर्मेशन इस प्रोक के अंदर, मतलब इस प्रोसेस फाइल के अंदर बेसिकली अवेलेबल है, ओके। नॉट कैट, ओके, मुझे CD प्रेस करना है, CD के बाद /proc, LS में यहाँ पे प्रेस करूंगा। ये देखिए सब मुझे प्रोसेस आईडी बेसिकली शो हो रही है कि मेरे पास इंटरनली कौन कौन सी प्रोसेस चल रही है, ओके। तो रैम के पास कौन कौन सी प्रोसेस बेसिकली चल रही हैं, तो उस सब की इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो प्रोक के अंदर सारी प्रोसेसेस आपकी होंगी, ओके। मतलब आपकी जो प्रोसेस है वो किस पे रन करती है, वो रैम पे रन करती है, राइट। तो रैम की मिरर कॉपी बेसिकली इस प्रोक के अंदर अवेलेबल होती है, ओके। रन के अंदर आपके कुछ जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये कुछ रहती हैं इसके अंदर, हम चेक करें जाके, ठीक है। जो कि भी आपकी प्रोसेस रन कर रही है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पे होने वाली है। इट्स नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। अंदर टेम्परेरी फाइल्स होती है, जो भी आपके लॉग्स वगैरह के होते हैं वो टेम्परेरी फाइल्स, ओके, टाइम के अंदर होती हैं। वेर मतलब वेरिएबल फाइल होती हैं। हम लोगों ने बूट नहीं देखा था, बूट के अंदर स्पेसिफिक फाइल्स होती हैं। स्लैश यदि मैं बूट की बात करूँ, ओके, बूट के अंदर हमारे पास जो फाइल्स होती हैं वो ग्रफ वाली फाइल्स होती हैं। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जब ऑन होगा तो वो किस तरीके से इनिशियलाइज होने वाला है, ओके, वो किस तरीके से लोड होने वाला है, उसकी जो फाइल्स बेसिकली होती हैं वो /boot के अंदर होती हैं, ओके। मीन्स यदि आपका /boot वाला पोर्शन कभी ओके डिलीट हो जाता है, यदि इसकी एक फाइल आपकी मिस हो जाती है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट नहीं करेगा, ओके। तो जो भी बूटिंग स्पेसिफिक फाइल्स होती हैं वो सारी फाइल्स आपकी /boot के अंदर होती हैं, ओके। तो /boot के अंदर मेरा बूट लोडर है, ग्रब है, ये सब फाइल्स आपकी बूट के अंदर होने वाली हैं। /etc हम लोगों ने समझा कि etc के अंदर जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हैं वो होंगी। लिव के अंदर आपकी लाइब्रेरीज फाइल्स होंगी। मीडिया के अंदर आपका, आप जो CD/DVD इंसर्ट करेंगे उसका माउंट पॉइंट होगा। ओपीटी के अंदर ऑप्शनल सॉफ्टवेयर होंगे, ओके। उसके रूट के अंदर बेसिकली जो रूट यूजर उसकी होम डायरेक्टरीज होगी। एसबिन के अंदर हमारे पास जो सुपर यूजर्स जो कमांड को फायर कर सकता है उसकी इंफॉर्मेशन होगी। और यदि हम सिस की बात करें /sys, तो इसके अंदर भी कुछ सिस्टम स्पेसिफिक मॉड्यूल्स, ओके, देखिए ब्लॉक, क्लास, ओके, डिवाइसेस, ओके, सिस्टम स्पेसिफिक कुछ फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और यूएसआर के अंदर भी यदि आप देखेंगे यहाँ पर जाके, ओके, यूएसआर, तो इसके अंदर भी आपके यूनिक सिस्टम रिसोर्सेज, आपको ये सारी फाइल्स सेम ही मिलेंगी जो कि एक यूजर स्पेसिफिक फाइल्स होती हैं, ओके। फिर यहाँ भी आपको, ओके, बिन मिला हुआ है, गेम्स मिला हुआ है, ओके, इंक्लूड्स लिब, ओके, यहाँ पे लोकल एस बिन, ओके, ये सब फाइल्स हमें यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले हो रही हैं। तो ये हुआ कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्या होता है किसी भी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि हमने वन बाय वन हर एक डायरेक्टरी को समझा कि किस तरीके से बेसिकली वर्क करते हैं। यस कामनी बोले। सर जो एडमिन फाइल होगी, जो फुल परमिशन है जिसकी, वो रूट में होगी ना? हाँ, जो एडमिन जो है, मीन्स अभी मैं लॉगिन हूँ तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो /root पे होती है, ओके। /root के अंदर यदि मैं, सर और सर जैसे मैंने मतलब इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, तो सर जब मैं उसमें लॉगिन करूंगी
तो मैं होम में ही आऊंगी, क्योंकि मैं तो यूजर ही रहूंगी ना। आप यूजर से आप चाहो तो उस पे राइट, आपने जो इंस्टेंस क्रिएट किया है उसका जो भी यूजर है, मीन्स यदि सपोज आपने इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ जीसीपी पे मतलब गूगल क्लाउड पर, तो आपका जो ईमेल आईडी का यूजर नेम होगा वही आपका यूजर होगा, राइट। तो वो यूजर आपका सूडो यूजर है, वो आपका सूडो मतलब वो आपका सुपर प्रिविलेज्ड वाला यूजर है। तो आप उस पे पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। आप किस तरीके से करें, आप करें सूडो टाइप करें, उसके बाद पास wd टाइप करें और इस तरीके से रूट टाइप करें। ओके, वाली कमांड ओके पे फायर करेंगे तो आपका जो root का पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा और फिर आप स्विच यूजर करके रूट से लॉगिन कर सकते हैं। ओके, यदि आपको रूट से लॉगिन करने की कभी नीड पड़ती है तो स्विच यूजर और फिर आप रूट से लॉगिन कर लें। ठीक है, तो आप इस तरीके से सुपर यूजर के प्रिविलेज के साथ लॉगिन कर पाएंगे। तो अभी जो बॉडी डिफॉल्ट आपकी जो डायरेक्टरीज होगी वो स्लैश होम के अंदर और जो आपका यूजर नेम होगा यस सर, एक्स स्लैश होम। ओके। सर लेकिन एक जब क्वेश्चन आप और था। रूट से लॉगिन, सर जो आपने बताया मल्टी यूजर ओएस फॉर जो बताया कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F1 हम करते हैं, तो सर CLI मोड में तो हम ग्राफिकल में जा ही नहीं पाएंगे ना, तो F1 तो नहीं हाँ, माइट वो भी नहीं आपके में नहीं चलेगा। होगा। राइट राइट, आपकी उस पे नहीं चलेगा, वो फिजिकल मशीन पे वर्क करेगा बेसिकली, राइट। जैसे कि आपको भी एक TTL ही मिला हुआ है, आपको भी एक टर्मिनल मिला हुआ है, आपको एक कंसोल मिला हुआ है, राइट। तो वो उस पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, जब आपके पास फिजिकल मशीन होगी उस पे वो बेसिकली वर्क, टर्मिनल पे ये चीज वर्क नहीं करेगी। यदि आप उसको प्रेस भी करोगे तो कुछ भी वहां पे नहीं होगा। ओके सर। आप ये देख लेना कभी, जब फिजिकल मशीन जब भी आपके पास होगी उस वाले केस पे आप उसको अप्लाई करके देख सकते हैं। ओके, और सर ये जो F2 F3 है, जो 6 है टोटल, तो F1 को लेफ्ट करके हम बाकी के अदर यूजर क्रिएट करेंगे तो वो हो सकता है ना? हो सकता है, मतलब एट ए टाइम्स आपके जो 5 यूजर्स हैं, ओके, आप F1 को तो छोड़ ही दें क्योंकि F1 तो सिस्टम स्पेसिफिक यूजर हो गया। ओके, F2 से F6 तक जो भी यूजर्स हैं, अब उसके साथ आप मतलब 5 यूजर को आप एट ए टाइम लॉग इन करवा के वर्क करवा सकते हैं। एक ही मशीन पर 5 यूजर एट ए टाइम लॉग इन होके वर्क कर सकते हैं एट ए टाइम, एक ही बार। और उसको आप वेरीफाई भी खुद से कर पाएंगे कि कौन कौन यूजर्स बेसिकली लॉगिन है। ओके, तो ये मेरा दिख रहा है कि ओके, मैंने ओके बाकी की जो 7 से जो हमें टर्मिनल मिलना स्टार्ट हुए हैं, जो हमने नॉर्मल यूजर क्रिएट किया, देखो उसको TTR 7 मिला हुआ है इस तरीके से, जैसे कि भी एक नॉर्मल यूजर है। ओके, बाकी ओके, यदि मैं कंसोल से लॉगिन करूंगा तो मैं F2 से 6 तक तो मुझे TTR 1 से 6 तक ये सब यूजर्स मिलेंगे, राइट। ओके, तो सर 7 जो मिला है तो मतलब ऐसे कंटिन्यूस चलते जाएगा क्या? 7 8 ऐसे यूजर्स को अलाउ कर देंगे? राइट राइट, वो ऐसे अलॉट होते जाएंगे, जो TTL वैल्यू है वो सबको ऑटोमेटिकली अलॉट होती जाएगी, अलग अलग यूजर्स को अलग अलग वैल्यूज। नॉट अलॉट नहीं होगी बेसिकली, वो जब लॉगिन करेंगे जिस टाइम पे जो भी TTL ओके फ्री होगा वो उसको अलॉट हो जाएगा इस तरीके ओके से। सर। फिक्स नहीं है कि ये इसको एक अलॉट क्वेश्चन होगा। ये था, सर जो ये रूट बिन होम ये जो बनी हुई है फोल्डर्स है, जो मतलब फ्लैश के अंदर ये सारे फोल्डर्स आते हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट रहते ही हैं, जो भी हम वर्क करेंगे वो इसके अंदर आएगा, राइट ना? ये बाय डिफॉल्ट होते हैं और आप मतलब जो भी आप कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे इसके बाद, राइट, तो वो आपको इनके इनसाइड जाके ही करनी होगी। जैसे आपको आपको अपाचे इंस्टॉल करना है, आपको कुछ भी पैकेज इंस्टॉल करना है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल कहाँ पर होगी आपको पता है, ETC के अंदर होगी। सारी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल ऑटोमेटिकली ETC के अंदर जाके एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। ओके, तो ये प्रीडिफाइंड डायरेक्टरीज हैं, इनकी वर्किंग फंक्शनलिटी सेम है। यदि हम थर्ड पार्टी पैकेजेस भी इंस्टॉल करेंगे तब भी इनकी वर्किंग फंक्शनलिटी सेम ही होगी। ठीक है, जो भी डिफॉल्ट हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस फाइल है वो इनके अंदर जाके ही बेसिकली सेव हो जाएंगे। तो हमें यहीं पे आके देखना है कि ये फाइल कहाँ पे सेव है बेसिकली, राइट, इस तरीके से। ओके, ठीक है मिस, राइट। अब यदि मैं सेकंड एक और लेवल की बात करूं, राइट, हमने F2 से राइट देखा कि किस तरीके से आपका F2 से F6 वर्क करता है, जो कि आपके फिजिकल कंसोल होते हैं, और आपका F1 जो कि एक लॉजिकल कंसोल होता है वो किस तरीके से आपका वर्क करेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि रन लेबल बेसिकली क्या होता है। रन लेबल बेसिकली क्या होता है, रन लेबल्स क्या होते हैं लाइनक्स के अंदर। जैसे कि बेसिक कमांड्स हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले जो सिस्टम स्पेसिफिक चीज है, सिस्टम स्पेसिफिक ओके जो टास्क है कि आपका सिस्टम ऑन किस तरीके से हुआ और ऑन होने के बाद उसने ग्राफिकल मोड पे वो क्यों ओपन हुआ। ओके, वो आज हम चाहें तो उसको CLI मोड पे भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो ग्राफिकल मोड पे ही क्यों ओपन हुआ। ओके, उसके पीछे भी रीजन है। जैसे कि बाय डिफॉल्ट इस पे रन लेबल वर्क करते हैं। यदि मैं यहाँ पर एक रन लेबल कमांड फायर करूँ तो अभी मुझे रन लेबल यहाँ पर N5 मुझे दिख रहा है, राइट। N5 मुझे इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है।
और ठीक है, तो मैं बेसिकली ठीक है मेरे पास स्पेस, ओके, होम के अंदर में ज़्यादा, और यहाँ पे मैं रन लेबल लिखता हूँ, राइट, कि रन लेबल किस तरीके से बेसिकली वर्क करते हैं। ओके, रन लेबल, हम लोग रन लेबल देखने वाले हैं, राइट। तो रन लेबल के अंदर, रन लेबल इसमें मल्टीपल टाइप के होते हैं, राइट। रन लेबल हमारे पास इसमें 0 से लेकर 6 तक के, मतलब 7 रन लेबल होते हैं। यदि मैं रन लेबल 0 की बात करूं, ओके, तो इसका मतलब होता है शट डाउन, मतलब होता है शट डाउन। हम रन लेबल 1 की बात करें तो 1 का मतलब होता है कि आपका सिंगल यूजर मोड, सिंगल यूजर मोड। यदि हम 2 की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कि आपका मल्टी यूजर मोड, लेकिन ये फुल सपोर्ट इसमें बेसिकली आपको नहीं मिलता है, राइट। ओके, आपको बेसिकली इसमें फुल सपोर्ट नहीं मिलेगा, और कुछ लिमिटेड फंक्शनलिटी के साथ आपका जो मल्टी यूजर मोड है वो वर्क करेगा, राइट। इसमें नेटवर्किंग सपोर्ट नहीं करेगा, तो आप इसमें ले सकते हैं विथ आउट नेटवर्किंग, ठीक है। और जो रन लेवल 3 होता है, ये होता है आपका मल्टी यूजर मोड, ठीक है। ये आपका फुल सपोर्टेड है, मतलब जब भी आप किसी यूजर पे CLI मोड से लॉगिन करेंगे, ओके, जब भी आप मिनिमल इंस्टॉलेशन करते हैं तो उस वाले केस में आपका जो रन लेवल होगा वो मल्टी यूजर होगा। इसे यदि आप इंस्टेंसेस भी लॉन्च करेंगे तो उसका जो रन लेवल होगा वो मल्टी यूजर मोड पे होगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम रन लेवल 4 की बात करें तो रन लेवल 4 आपका भी यूज नहीं होता है, तो ओके, नॉट इन यूज आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यदि मैं रन लेवल 5 की बात करूं, जो कि अभी हमें यहाँ पे 5 डिस्प्ले हुआ था, राइट, मुझे यहाँ पे रन लेवल में 5 डिस्प्ले हुआ था, तो आपका 5 होता है ग्राफिकल मोड के लिए होता है, ग्राफिकल मोड। रन लेवल हम 6 की बात करें तो 6 होता है रिबूट के लिए। और ये सब रन लेबल्स आपके कंट्रोल किससे होते हैं, ओके, ये सब जो रन लेबल्स हैं, ओके सॉरी, इरेज हो गया, ओके, मैं फिर से एक बार टाइप कर दे रहा, ओके, रन लेबल, जस्ट वेट गाइस, रन लेबल, और यहाँ पर बेसिकली बैग भी नहीं जा रहा है लेबल। तो हमने 0 की बात किया, मतलब आपका शट डाउन के लिए होने वाला है 0 रन लेबल है, ओके, शट डाउन के लिए होने वाला है। जो 1 है आपके सिंगल, ओके, सिंगल यूजर मोड के लिए होगा। जो 2 होगा वो आपका मल्टी यूजर मोड होगा। 3 जो होगा लेकिन लिमिटेड सपोर्ट के साथ होगा, ओके, मल्टी यूजर मोड विथ फुल सपोर्ट। 4 आपका ओके नॉट इन यूज, ओके। 5 आपका जो होगा वो होगा ग्राफिकल होगा, और 6 जो होगा वो रिबूट के लिए होगा। ये आपकी 6 मैंने बूट लिखा, वो रिबूट है, राइट। हाँ, ओके, रिबूट के लिए बेसिकली होने वाला है, नॉट बूट। ये आपका रीबूट के लिए होगा, ओके, मैं इसको ओवर राइट कर दिया है। ओके, रीबूट के लिए आपका 6 रन लेबल बेसिकली होते हैं। और ये सब जो रन लेबल हैं आपके कंट्रोल कहाँ से होने वाले हैं, ये सब जो रन लेबल हैं आपकी एक कमांड से कंट्रोल होते हैं जिसका नाम है इनिट। अब आप क्या टाइप करेंगे, यदि आपने इनिट 0 टाइप किया तो आपका जो पीसी है वो शट डाउन हो जाएगा। आपने इनिट 6 टाइप किया तो आपका पीसी रिबूट हो जाएगा, ओके। इनिट 0 से शट डाउन हो जाएगा, इनिट 6 से आपका शट डाउन हो जाएगा। तो बेसिकली रन लेबल है आपकी सिस्टम स्पेसिफिक टास्क को कंट्रोल करते हैं, नॉट यूजर स्पेसिफिक। जो सिस्टम स्पेसिफिक टास्क है, शट डाउन करना सिस्टम स्पेसिफिक टास्क है, रिबूट करना सिस्टम स्पेसिफिक टास्क है, ओके। तो जब भी आपको सिस्टम स्पेसिफिक प्रोसेस को कंट्रोल करना होता है तो उस वाले केस हम रन लेबल्स बेसिकली यूज करते हैं, सिस्टम स्पेसिफिक हमें जब वर्क करना होता है, ओके। तो रन लेबल 0, यदि मैं इनिट 0 लिखूंगा तो मेरा पीसी शट डाउन हो जाएगा, राइट। इनिट 6 लिखूंगा तो रिबूट हो जाएगा, ओके। यदि मैं आपको एक बार बताऊं तो इस तरीके से, राइट, इनिट मैंने 0 किया तो शट डाउन हो जाएगा। यदि मैं इनिट 6 करूं तो सिस्टम रिबूट होने वाला है, देखिए मैंने इनिट 6 टाइप किया है तो ये ऑटोमेटिकली अब रिबूट हो जाएगा, इट्स टेक सम टाइम, ओके। और ये इस तरीके से अभी कुछ टाइम बाद रिबूट हो जाएगा। तो इनिट 6 हमारा रिबूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, इनिट 0 करूंगा तो वो शट डाउन, ओके। इनिट जो 1 हमारे पास है, ये सपोज आपको जब भी मेंटेनेंस मोड पे जाना होता है ना, आप विंडोज के अंदर रिकवरी मोड पे जाते हैं जब आपका विंडोज में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ओके, रिकवरी मोड पे जाते हैं जिसमें आप फाइल को रिकवर कर पाए, ओके। तो उस केस पे आप इनिट 1 बेसिकली यूज करते हैं।
init2 भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये नेटवर्किंग को सपोर्ट नहीं करता है। यदि आपको स्टेट अलोन एक पीसी पे कुछ वर्किंग परफॉर्म करना है, जो कि ओके होती नहीं है, राइट, तो उस वाले केस पे आप init2 यूज कर सकते हैं। init3 आपका बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। init3 आपका मल्टी यूजर मोड है। ओके, तो मैं जब भी मैं CLI से कहीं लॉगिन करूंगा तो मुझे init3 मिलेगा, मतलब CLI मोड मिलेगा। मल्टी यूजर मोड है ये, तो बेसिकली CLI मोड है, आप इसको ये समझें। init3 मतलब आपको CLI मोड मिलने वाला है। हम init4 यूज नहीं करते। init5 अभी जो मुझे मिला हुआ init5 ग्राफिकल मोड, ये init5 है बेसिकली, राइट। और init5 के अपार्ट फ्रॉम init5 यदि init6 की यदि हम बात करें, ओके, तो init6 मतलब आपका इसी रिबूट होने वाला है। रिबूट के केस पे आपका init6 से बेसिकली वर्क करेगा। तो इस तरीके से जब भी आपको सिस्टम स्पेसिफिक टास्क को कंट्रोल करना होता है, उस केस पे आप रन लेबल बेसिकली यूज करते हैं। तो ये सब आपके रन लेबल्स हैं। जस्ट ये रिबूट हो चुका है, जस्ट डिस्प्ले होने वाला है। ओके, रिबूटिंग टाइम ले रहा है रिबूट होने में। तो अभी हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से सिस्टम स्पेसिफिक टास्क को ये कंट्रोल कर पाएंगे। अभी मैंने आपको init6 कमांड फाइल करके दिखाई। यदि आपके पास जो भी इंस्टेंसेस हैं, आप सपोज AWS पे भी लॉन्च करेंगे, कहीं भी आप लॉन्च करेंगे, उस वाले केस से भी आप init1 से लेके 6 तक की कोई कमांड फायर करें, मतलब अब तो वहाँ पे init0 भी टाइप करेंगे, init6 भी टाइप करेंगे, तो आपको वहाँ पे वर्क करने वाला है। ओके, init5 में भी वर्क ना करे, क्यों init5 आपका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कि ग्राफिक किसी भी पीसी को ऑन करने के लिए उसमें बहुत सारे पैकेजेस भी इंस्टॉल होना चाहिए। यदि वो पैकेजेस इंस्टॉल होंगे, उस वाले केस पे आपका init6 बेसिकली वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। तो जब भी जो भी इंस्टेंसेस होते हैं बेसिकली वो मिनिमल इंस्टॉल होते हैं, मतलब उसको मिनिमम फंक्शनलिटी के साथ इंस्टॉल होते हैं। तो उस पे आपका init5 उस पे ग्राफिकल्स मोड नहीं होता है, तो मे बी आपका उस वाले केस पे init6 आपका वर्क ना करे। ओके, तो ये मैंने लॉगिन किया हुआ है। अब यदि मैं फिर से रूट यूजर से लॉगिन करूं, ओके, तो रूट यूजर से लॉगिन करने के बाद ओके, अब देखेंगे मैं किस तरीके से मल्टी यूजर मोड पे जा सकता हूँ। ओके, हाँ, मल्टी यूजर मोड हम किस तरीके से जाएंगे। जस्ट वेट, इट टेक सम लिटिल बिट ऑफ टाइम। ओके, तो अब यदि मुझे मल्टी यूजर मोड पे जाना होगा, तो आप सिंपल ओके टर्मिनल को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद ओके क्या करेंगे यहाँ पर इनिट, यदि मैंने यहाँ पे अभी रन लेबल सपोज टाइप किया हुआ है, ओके लाइक दिस, तो मुझे इस तरीके से दिख रहा है। यदि मैं हु आरबी टाइप करूंगा तो मुझे यहाँ पे टारगेट या रन लेबल मुझे यहाँ पे देखें, रन लेबल मुझे 5 शो कर रहे हैं। तो आप दो तरीके से इसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आप रन लेबल कमांड फायर करेंगे तो भी सेम होगा, और यदि आप हु-r कमांड टाइप करेंगे तो भी आपका वो रन लेबल को डिस्प्ले कर देगा कि आप किस रन लेबल पर अभी अवेलेबल हैं। यदि मैं यहाँ पर init3 कमांड को इस तरीके से फायर करूँ, ओके, तो जैसे मैं init3 कमांड फायर करूंगा तो हम अब बेसिकली कहाँ पे पहुंच चुके हैं, हम मल्टी यूजर मोड पे पहुंच चुके हैं। ओके, हम मल्टी यूजर मोड पे इस तरीके से बेसिकली पहुंच जाएंगे। यदि मैं यहाँ पे रूट करके और फिर से रूट के साथ लॉगिन करूं, ओके, और यदि मैं यहाँ पर हु कमांड प्रेस करूं तो मैं रूट से लॉगिन हूं, और यदि मैं यहाँ पे रन लेबल इस तरीके से चेक करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे मुझे 5 और 3 दिखा रहा है। 5 इन द सेंस कि जो मेरा प्रीवियस रन लेबल क्या था और करंट रन लेबल क्या है। यदि ओके, यदि मैं हु नोट हु और यहाँ पर आर इस तरीके से प्रेस करता हूँ तो रन लेबल मुझे ओके मुझे 3 यहाँ पर शो कर रहा है, और जो मेरा लास्ट रन लेबल था वो कौन सा था, वो मेरा 5 बेसिकली रन लेबल था। तो यदि मैं यहाँ पे फिर से init5 प्रेस करूंगा तो वो मुझे फिर से ग्राफिकल रन लेबल पर ओके, अब मुझे ओके init मैंने 5 प्रेस किया तो थोड़ा टाइम लेगा, और हमें वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे इस तरीके से लेके चला जाएगा, राइट। तो इस तरीके से रन लेबल पे आप डील कर सकते हैं। रन लेबल बेसिकली क्या कर रहा है कि आपके जो सिस्टम स्पेसिफिक सर्विसेज हैं, ओके, उसको कंट्रोल पर रिस्पॉन्सिबल है कि आपको सिस्टम को किस मोड पर बेसिकली ऑन करना है, तो उसके लिए आपका रन लेबल रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो आप इस तरीके से रन लेबल को स्विच भी कर सकते हैं, रन लेबल को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक हैं। जो इनिट है इसके इसके भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक हैं। ड्रॉबैक कैसे ड्रॉबैक हैं कि इनिट से या रन लेबल से हम लोग क्या कर सकते हैं, ओनली सिस्टम स्पेसिफिक सर्विसेज को चेक कर सकते हैं। ओके, जो भी सिस्टम स्पेसिफिक सर्विसेज हैं
इनको हम चेक कर पाएंगे। ओके, पृथ्वी कुछ डाउट है क्या? आपने हैंड रेज किया हुआ है? ओके, इफ यू हैव, ओके, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आपका रन लेवल बेसिकली वर्क करता है। तो रन लेवल को ही इनहेंस करके एक और सेकंड थिंग बेसिकली अप्लाई की गई है, राइट? एक टारगेट सिस्टम बनाया हुआ है। ओके, यदि मैं यहाँ पर ओके टारगेट मतलब टारगेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? ओके, एक सेकंड मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ओके, क्योंकि किससे कुछ ना कुछ ड्रॉबैक थे, तो एक सेकंड जो इंट्रोड्यूस हुआ वो था टारगेट। ओके, तो टारगेट से हम लोग बेसिकली क्या कर पाएंगे? हम रन लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब सिस्टम स्पेसिफिक सर्विसेज भी कंट्रोल कर पाएंगे और यूजर स्पेसिफिक सर्विसेज भी कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, सिस्टम स्पेसिफिक सर्विस मतलब सिस्टम को शट डाउन करना, मुझे मल्टी यूजर मोड पे लेके जाना। बेसिकली यहाँ पे तीन चीज आपके वर्क करेंगे: शट डाउन करना, मल्टी यूजर मोड, ग्राफिक्स, रिबूट करना। 3 to 4 थिंग। ओके, वो आप नेट से भी कर पा रहे थे। टारगेट का यूज करके मैं सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई कर पाऊंगा। ओके, किस तरीके से? तो टारगेट को आपको जब भी परफॉर्म करना होता है, ओके, जब भी आपको टारगेट रिलेटेड कुछ टास्क परफॉर्म करना होता है, तो इसके लिए जो कमांड यूज होती है, ओके, वो है सिस्टम सीटीएल। सिस्टम सीटीएल बेसिकली यूटिलिटी है जो कि इनिट को रिप्लेस करके बनाई गई थी, जैसे कि इनिट के कुछ डिसएडवांटेज हैं। ओके, इसमें हम ओनली सिस्टम स्पेसिफिक सर्विस को कंट्रोल कर पा रहे हैं। अब सपोज मेरे पास कोई डिपेंडेंट सर्विस है, राइट? एक सर्विस की मल्टीपल डिपेंडेंट सर्विसेज होती हैं, तो ये उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी इनिट। ओके, लेकिन सिस्टम सीटीएल उन सब चीज़ों को बेसिकली कंट्रोल कर पाएगी। किस तरीके से, वो हम लोग अभी देखेंगे कि सिस्टम सीटीएल के थ्रू हम किस तरीके से प्रोसेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, और यदि मैं इस तरीके से सिस्टम सीटीएल टाइप करूं और सिस्टम सीटीएल टाइप करने के बाद गेट डिफॉल्ट यदि मैं यहाँ पे टाइप करता हूं, तो आप यहाँ पे देखेंगे मुझे ग्राफिकल टारगेट दिखा रहा है। ओके, ग्राफिकल टारगेट मुझे शो कर रहा है। मीन्स जो टास्क हम लोग इनिट से कर पा रहे थे वो हम सिस्टम सीटी कर सकते हैं। ओके, वो सारे टास्क आप सिस्टम सीटीएल से भी हो जाएंगे। किस तरीके से, यदि मैं आपको यहाँ पे बताऊं लाइक दिस। ओके, सिस्टम सीटीएल मैंने यहाँ पे डुअल टैब किया है, एज यू नो कि ओके, हम जब भी टैब करते हैं, डुअल टैब करते हैं, तो हमें हेल्प विंडो को शो करता है कि उस कमांड के बाद कौन कौन सी कमांड लिस्टेड है हमारे पास। ओके, पर्टिकुलर उस कमांड के बाद कौन कौन सी कमांड हमारे पास फायर हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ओके, मैंने सिस्टम सीटीएल यहाँ पे टाइप किया था। आप यहाँ पर क्या देखेंगे? रीस्टार्ट में कर सकता हूँ, रीलोड भी हम लोग कर सकते हैं, पावर ऑफ में कर सकता हूँ, आइसोलेट कर सकता हूँ, राइट? इमरजेंसी मोड पे हम लोग जा सकते हैं। मीन्स पावर ऑफ करना, ओके, पावर ऑफ के बाद हमें रीस्टार्ट करना, तो ये हम इनिट से भी कर पा रहे थे। और इनिट के बाद हमारे पास जो सेकंड है सिस्टम सीटीएल टारगेट है, इसके थ्रू भी हम इस सारे टास्क को बेसिकली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हार्ट बेसिकली करना, ओके, उसके बाद इनएक्टिव एक्टिव चेक करना, हम ये सारे टास्क भी किससे? सिस्टम सीटीएल से परफॉर्म कर सकते हैं। यदि मैं सिस्टम सीटीएल यहाँ पर रीबूट टाइप करूँ तो मेरा सिस्टम रीबूट हो जाएगा। ओके, यदि मैं पावर ऑफ यदि टाइप करूंगा तो सिस्टम ऑफ हो जाएगा। ओके, तो अभी आप ये अंडरस्टैंड करें कि इनिट के रिप्लेस पर इनिट का जो एडवांस वर्जन है, इनिट को अपग्रेड करके एक और न्यू टेक्निक इंट्रोड्यूस की गई है, सिस्टम सीटीएल, जिसमें आप यूजर स्पेसिफिक सर्विसेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ओके, सिस्टम स्पेसिफिक तो कर ही पाएंगे, तो पहले सिस्टम स्पेसिफिक देखते हैं, फिर यूजर स्पेसिफिक देखेंगे। तो सिस्टम स्पेसिफिक कैसा है? जैसे कि मैंने सबसे पहले क्या किया, मुझे गेट डिफॉल्ट चेक करना है। ओके, तो इसने बोल दिया कि अभी हम ग्राफिकल टारगेट के अंदर अवेलेबल हैं। अब लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे मल्टी यूजर टारगेट पे जाना है। ओके, मल्टी यूजर मतलब इनिट 3 पे मुझे जाना है। तो उस वाले केस पे आप क्या कमांड फायर करेंगे? सिस्टम सीटीएल, ठीक है, आइसोलेट, और आइसोलेट करने के बाद आप यहाँ पर बेसिकली मल्टी यूजर टारगेट पे जा सकते हैं। ओके, आइसोलेट, आप आइसोलेट कमांड जब भी यूज करते हैं तो उससे होता क्या है कि आपका जो टारगेट है वो परमानेंटली सेट नहीं होता है। परमानेंट इन द सेंस कि यदि आप रिबूट करेंगे तो फिर आपका ग्राफिकल टारगेट ओपन हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम हमेशा किस तरीके से ओपन हो? आपका जो पीसी है उसमें हमेशा CLI मोड ओपन हो। ओके, GUI ओपन नहीं होना चाहिए। और एक और चीज यहाँ पर, जब भी आप रेड हैट का एग्जाम देते हैं, ओके, जब भी आप रेड हैट का एग्जाम में अपीयर होंगे तो वहां पे ये चीजें आती हैं। ठीक है, आपको जो सिस्टम्स वहां से मिलता है वो सिस्टम CLI बेस्ड होता है। ओके, उस पर GUI ओपन नहीं होता है। प्रोसेस ये होती है, जैसे आपको सिस्टम मिलेगा, आपको मशीन को रिबूट करना होता है, और रिबूट करने के बाद आपको
आपको CLI मोड वहाँ पे ओपन हो जाता है जब भी आप एग्जाम देते हैं रेड हैट का। तो वहाँ पे आप यदि चाहें कि आपको ग्राफिकल मोड पे कुछ वर्क करना है, तो आपको वहाँ पे टारगेट सेट करना पड़ता है। ओके, या तो आपको CLI मोड पे होगा तो आपको उसको GUI पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, GUI पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, बेसिकली आइसोलेट वाली कमांड यूज कर सकते हैं या init5 यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप आइसोलेट कमांड यूज करेंगे, ओके, अभी हम ग्राफिकल से CLI पे जाने वाले हैं, तो वो आपका टेम्परेरी क्या करेगा कि आपका GUI से आपका जो अभी मल्टी लेवल ग्राफिकल टारगेट है उसको मल्टी लेवल टारगेट में कन्वर्ट कर देगा, लाइक दिस। ओके, मैंने इंटर जैसी कमांड प्रेस की तो गाइस अब आप देखेंगे हम अब कहाँ पर बेसिकली लॉगिन हो चुके हैं। अब हम CLI मोड पर लॉगिन हो चुके हैं। और यदि मैं यहाँ पर सिस्टम CTL गेट डिफॉल्ट कमांड फायर करूं तो अभी भी मुझे ग्राफिकल टारगेट दिख रहा है। ग्राफिकल टारगेट मुझे क्यों दिख रहा है, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने परमानेंट टारगेट को सेट नहीं किया है। जो परमानेंट टारगेट सेट है वो ग्राफिकल ही है। मीन जैसे आपका सिस्टम बूट होगा और बूट होने के बाद जो विंडो ओपन होगी वो ग्राफिक्स वाली विंडो होगी, टारगेट वही सेट है। इसलिए मुझे यहाँ पे ग्राफिकल बेसिकली शो हो रहा है। यदि मुझे इसको अब फिर से ओके आइसोलेट करना है, मुझे ग्राफिकल टारगेट पे जाना है, तो मैं ग्राफिकल पे इस तरीके से मैंने सिस्टम CTL आइसोलेट ग्राफिक्स करके मैं इंटरफेस करूंगा। ओके, तो ओके अभी ये नहीं हुआ, राइट। अब मुझे इसके लिए सिस्टम एक बार बूट करना पड़ेगा। ओके, अभी बेसिकली हम CLI से GUI पे नहीं गए। ओके, तो जब भी आपका टारगेट चेंज नहीं होगा इस तरीके से, टारगेट सपोज ओके आपका CLI से GUI पे नहीं हो रहा, तो उस केस में आपको सिस्टम को रिबूट करना पड़ेगा। ओके, सिस्टम रिबूट करेंगे तो आपका जो टारगेट है बेसिकली जो डिफॉल्ट टारगेट सेट है वो आपका ग्राफिकल है। तो हमें ग्राफिकल टारगेट डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक ये रिबूट हो रहा है उस वाले केस में मैंने आपको जो कमांड्स बताई हुई है वो आपको कमांड में नोटेड डाउन यहाँ पे ओके कराने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी हमने जो कमांड देखी हुई थी वो सिस्टम CTL वाली कमांड बेसिकली फायर की हुई थी। जस्ट वेट। अभी हम जो कमांड देखी हुई थी वो ये थी कि ओके सिस्टम CTL, उसके बाद गेट हम लोगों ने डिफॉल्ट वाली कमांड के थ्रू चेक किया था कि हम किस तरीके से कौन सा टारगेट है, हम उस टारगेट को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। सेकंड हम लोगों ने कमांड यूज की वो सिस्टम CTL ओके आइसोलेट, और यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ था कि हमें मल्टी ओके यूजर डॉट टारगेट पे किस तरीके से जाना है। मीन्स आप कुछ नहीं मल्टी MU के बाद टैप करेंगे तो वो आपको डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सिस्टम CTL और उसके बाद हमने आइसोलेट करके यदि आप यहाँ पर ग्राफिकल ओके डॉट टारगेट करेंगे तो आप ग्राफिकल टारगेट पे बेसिकली पहुंच जाएंगे कुछ इस तरीके से। ओके, मैंने अभी ये सारी कमांड्स यहाँ पर चेंज करने के लिए, तो एक्चुअली सिस्टम को बूट करने में बड़ा टाइम लग जाता है। ओके, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, टारगेट को सेट कर सकते हैं। लेकिन आपको परमानेंट टारगेट सेट करना है। परमानेंट आपको क्या करना है कि आप चाहते हैं जब भी आप अभी सपोज मैंने रिबूट किया सिस्टम को तो मेरे पास GUI इन्वायरमेंट इस तरीके से ओपन हुआ। हम चाहते हैं कि GUI इस तरीके से हमको हमेशा CLI मिलना चाहिए परमानेंट। और आपको सपोज परमानेंट मल्टी यूजर ही सेट करना है कि परमानेंट आपको मल्टी जो टारगेट डिस्प्ले हो। तो उस वाले केस पे सिस्टम CTL ओके सिस्टम नोट पेड का यूज कर रहा, आई थिंक इट्स बेटर, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। टारगेट हम लोग देख रहे थे बेसिकली, टारगेट हम किस तरीके से ओके टारगेट किस तरीके से सेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने सिस्टम CTL और उसके बाद गेट डिफॉल्ट वाली कमांड फायर की थी। और गेट डिफॉल्ट के बाद इससे जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तब किस टारगेट पर है। सेकंड हम लोगों ने सिस्टम CTL ओके उसके बाद आइसोलेट ओके उसके बाद मल्टी यूजर डॉट टारगेट और सिस्टम CTL ओके आइसोलेट ओके ग्राफिकल टारगेट। हम लोगों ने ग्राफिकल और मल्टी जो यूजर है वो टारगेट को सेट किया हुआ था। अब सपोज मुझे परमानेंटली सेट करना है, ये परमानेंटली सेट हम लोगों का नहीं था, राइट, ये टेम्परेरी सेट हम लोगों ने किया हुआ था। अब यदि मुझे परमानेंट सेट करना है तो हमारी जो कमांड होती है सिस्टम CTL ओके
सेट डिफॉल्ट कमांड हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। अब सेट डिफॉल्ट मुझे क्या करना है, मुझे परमानेंटली मल्टी यूजर डॉट टारगेट सेट करना है। ओके, तो जब भी हमारा सिस्टम बूट होगा तो वो किसको रीड करता है, बेसिकली इस टारगेट को रीड करता है, आपके इनिट प्रोसेस को रीड करता है, टारगेट्स को बेसिकली रीड करेगा कि आपने टारगेट क्या सेट किया हुआ है। ओके, तो आपने जो भी टारगेट सेट किया होगा, ओके, आप जो भी मल्टी यूजर टारगेट सेट करेंगे, आप ग्राफिकल टारगेट सेट करेंगे, तो आपका सिस्टम क्या होगा, बार बार ओके आपका जो सिस्टम है वो ग्राफिकल यूजर मोड पे ओपन हो जाएगा। तो आपने जो भी टारगेट सेट किया हुआ है ओके मोड पे, वो जो आपका पीसी है वो बेसिकली ऑन हो जाएगा। आप यहाँ पर ये कभी ना करें, क्या कभी ना करें कि आप सेट आप ओके वर्ड डिफॉल्ट शट डाउन सेट ना करें, रिबूट सेट ना करें। ओके, यदि आप शट डाउन और रिबूट भी आप बेसिकली सेट कर सकते हैं। ओके, सपोज आपने क्या सेट कर दिया, आपको वैसा सेट नहीं करना है, सिस्टम CTL सेट डिफॉल्ट शट डाउन, तो आपका पीसी जैसे ही स्टार्ट होगा उसको बोलेगा आपको फिर से शट डाउन होना है, वो फिर से शट डाउन हो जाएगा। स्टार्ट होगा आप वहाँ पे रिबूट सेट कर देंगे, तो आपका शायद में से स्टार्ट होगा वो वैसे ही वैसे रिबूट हो जाएगा, राइट। तो ओके, तो ये सिस्टम स्पेसिफिक टास्क है, आप जो भी डिफॉल्ट सेट करेंगे रन टाइम पे आपकी प्रोसेस चेक होती है और चेक होने के बाद आप उसको इस तरीके से ओके देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने कमांड फायर की है, तो आप यहाँ पे सेट डिफॉल्ट कमांड फायर करके ओके, और यहाँ पे मल्टी यूजर टारगेट बेसिकली मल्टी यूजर इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ पे स्लैश है, तो आप बेसिकली मल्टी टाइप करेंगे तो ओके डिस्प्ले हो जाएगा। आप एक्यूरेट कमांड टाइप करने का यही मेथड होता है, आप कभी भी फुल कमांड टाइप ना करें। सिस्टम ओके उसके बाद सी टाइप करें, मैंने टैब टाइप किया, ओके सिस्टम CT मैंने टाइप किया, सिस्टम की स्पेलिंग गलत है, ओके सिस्टम CT ओके मैंने सी टाइप किया, कमांड ऑटो फिल हो चुकी है। ओके, आप कमांड को हमेशा इस तरीके से ही चलाएं, राइट। तो राइट आपके पास कभी एरर नहीं आएंगी यदि आपकी कमांड ऑटो फिल नहीं हो रही है, इन द सेंस कि आपने कहीं ना कहीं एरर की हुई है, क्योंकि मैंने अभी लास्ट टाइम किया था, लाइक दिस में फिर से दिखाऊं, मैंने YTM इस तरीके से लिखा, सी लिख रहा, सी के बाद मैं टैब कर रहा, तो टैब नहीं होगा, जैसे कि हमारे पास ऐसी कुछ कमांड होती ही नहीं है। तो सिस्टम CTL ओके मैंने बोला कि मुझे सेट मैंने किया, टैब किया, टैब के बाद बोला कि एक स्लैश है, मैं फिर से टैब करूंगा, देखो मेरे पास सेट यहाँ पे आ रहा है, मल्टीपल ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं, सेट डिफॉल्ट करना है, सेट इन्वायरमेंट करना है, सेट प्रॉपर्टी करना है, तो सेट मुझे डिफॉल्ट करना है कि डिफॉल्ट क्या ओपन होना चाहिए। ओके, फिर मैंने टैब किया, आप इस तरीके से फिर से मैंने टैब किया, तो अब मेरे पास एक्चुअली मल्टीपल सेट के लिए रन लेबल, देखिए इस तरीके से मैं रन लेबल भी सेट कर सकता हूँ गाइस। रन लेबल 6 में सेट कर, 6 नहीं करना है, रन लेबल हम 3 सेट कर सकते हैं, 5 सेट कर सकते हैं, ओके रेस्क्यू मोड सेट कर सकते हैं। ओके, ये सारे आपके आप ये सब चीज़ें सेट बेसिकली कर पाएंगे, राइट। स्वैप आप सेट कर सकते हैं, ठीक है, नेटवर्क टारगेट आप सेट कर सकते हैं, ये सारे टारगेट्स हैं। आप पावर ऑफ टारगेट सेट नहीं करना, सेट करेंगे तो बार बार सिस्टम आपका रिबूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ग्राफिक का टारगेट आप सेट कर सकते हैं, तो आप ये सब चीज़ों को डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं, आप जो भी सेट करेंगे बूटिंग के टाइम पे वो आपकी चेक होने वाली। सपोज मैं यहाँ पे आपको मल्टी यूज़र एक बार दिखाता हूँ कि मल्टी यूज़र किस तरीके से सेट करना है। ये मैंने सेट किया, ठीक है, देखो इसकी बेसिकली एक सिंबॉलिक लिंक क्रिएट हो चुकी है कि जब भी अब मैं रिबूट करूंगा तो मेरे पास GUI मोड ओपन नहीं होगा, CLI मोड ही ओपन होगा। जस्ट फॉर वेरिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ, रिबूट का एक बार फिर से, तो रिबूट में ओके थोड़ा सा टाइम लेगा आपको, कुछ भी चीज़ आप जब आपकी रिफ्लेक्ट नहीं होती है, राइट, तो आपको एक बार सिस्टम को रिबूट करना होता है, तो रिबूट करेंगे तो वो आपका रिफ्लेक्ट करना इस तरीके से स्टार्ट कर देगा। ओके, तो अब देखते हैं कि अब जो मैंने मल्टी यूजर टारगेट सेट किया है, तो अब जब मैं ऑन करूंगा तो मेरे पास जो विंडो ओपन होगी वो GUI नहीं होना चाहिए, वो CLI होना चाहिए, तो मीन्स मेरा मल्टी यूजर टारगेट सेट है। ओके, आप इस तरीके से मल्टी यूजर टारगेट बेसिकली सेट कर पाएंगे, इट्स बीइंग ओके। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ था, राइट, सेट डिफॉल्ट, आप इस तरीके से टारगेट बेसिकली यूज कर पाएंगे। ओके, इसके बाद इट्स बीइंग एक लिटिल बिट ऑफ टाइम, रिबूट किया हुआ थोड़ा टाइम मिलेगा। देखिए गाइस, अब मेरे पास जो लॉगिन मेरे को हुआ, राइट, मैंने रिबूट किया था, अब मेरे पास मुझे कर्सर यहाँ लेके आना है, मेरा सिस्टम जो ओपन हुआ आपने देखा कि अब यदि मैं यहाँ पे टाइप करूँ, अब मुझे टारगेट सेट करना है, टारगेट ओके, और टारगेट कमांड भी यहाँ पे बेसिकली वर्क नहीं कर रही है, तो मैं यहाँ पे हु कमांड
कमांड यहाँ पे फायर कर, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि रन लेवल 3 इसका हो चुका है, क्योंकि हमने डिफॉल्ट रन लेवल क्या सेट किया था कि जब भी मेरा सिस्टम ऑन हो तो क्या ऑन होना चाहिए कि मेरे पास CLI मोड ओपन होना चाहिए। ओके, ये सिस्टम स्पेसिफिक टास्क हैं। ओके, तो आपका जब सिस्टम बूट होता है तो ये सारी प्रोसेस होती हैं, आपके टारगेट मैं टारगेट क्या सेट किया हुआ है, जो टारगेट आप सेट करेंगे तो वो ही सिस्टम आपका टास्क परफॉर्म करेगा। अब मैं यहाँ पर सिस्टम CTL और सेट डिफॉल्ट के बाद मैं ग्राफिकल सेट करूंगा। ग्राफिकल टारगेट मैंने सेट किया है। ओके, सबसे ओके टॉप पर है, मैं इंटर जैसे ही प्रेस करूंगा, अब देखिए जो मैंने डिफॉल्ट टारगेट सेट किया था वो हट के अब ग्राफिकल टारगेट वहां पर उसकी एक लिंक एड हो जाएगी। और अब यदि मैं फिर से इनिट 6 फिर से रिबूट करूंगा तो अब मेरे पास जो विंडो ओपन होगा वो GUI बेस्ड विंडो ओपन होगा। ओके, तो सिस्टम CTL आपका इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी यूजर स्पेस, अभी तो हमने सिस्टम स्पेसिफिक टास्क को देखा, राइट, और भी टास्क हैं, यदि मैं आपको 1 बाय 1 दिखाऊं, टेक ओके मोर टाइम कि किस तरीके से 1 बाय 1 टास्क परफॉर्म करने, लेकिन एक छोटा सा टास्क कि अब आप यूजर स्पेसिफिक टास्क किस तरीके से परफॉर्म करें। बस SSH है। ओके, SSH को मैंने मतलब अभी सिस्टम CTL से हमने सिस्टम स्पेसिफिक टास्क भी परफॉर्म किया, और सिस्टम CTL से हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं, एक यूजर स्पेसिफिक टास्क, एक एप्लीकेशन को कंट्रोल करने वाला हूँ, राइट। हम सिस्टम स्पेसिफिक प्रोसेस को भी कंट्रोल कर पा रहे हैं और एक यूजर स्पेसिफिक बोल सकते हैं, या तो आप एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे एक एप्लीकेशन को मुझे कंट्रोल करना है, ओके, मुझे SSH को कंट्रोल करना है, तो स्टेटस मैंने फाइल इस तरीके से किया, और स्टेटस के थ्रू मैं उसको वेरिफिकेशंस कर सकता हूँ कि मेरे पास जो SSH सर्विस है वो ओके इनेबल है या नहीं है। गाइस, ये जो सिस्टम CTL कमांड है वो लाइनक्स में आपका जो प्लेटफॉर्म है रेड हैट और आपका सेंटोस है, इस पे ही वर्क करेगी। यदि आप अदर प्लेटफॉर्म यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ओके सब पे अलग अलग प्रोसेस होती है, राइट। तो किसी में सर्विस कमांड वर्क करती है, मे बी यदि आप ओल्ड वाला वर्जन का भी यूज करेंगे, किसी में सर्विस कमांड वर्क करती है कि सर्विस स्टेटस और सर्विस स्टार्टअप की SSH सर्विस को करना है। तो मैं जो भी कमांड आपको बता रहा हूँ इस बार, इन सारी कमांड्स को आपको कहाँ पे फायर करनी है, ये सब कमांड को आपको फायर बेसिकली RHEL 8 पे करनी है या तो फिर सेंटोस 8 पे करनी है। दोनों प्लेटफॉर्म पे आपकी कमांड्स वर्क करेंगी। ओके, यदि आप चाहें तो यदि किसी के पास सेंटोस 7 है तो बेसिकली उसका यूज ना करें, 8 पढ़ें तो आप 8 पे ही सारी कमांड को फायर करें। ये 8 स्पेसिफिक कमांड है, नॉट स्पेसिफिक मतलब, लेकिन 8 पे ही आप इसको यूज करें। मे बी यदि आप 7 यूज करेंगे तो उसमें कई एक्स्ट्रा सर्विसेज आपको मिल जाएंगी जो कि 8 पे नहीं है। एक एग्जांपल यदि मैं दूं तो उसमें IP टेबल और फायरवॉल आपको दोनों सर्विसेज मिलेंगी। ओके, RSCS 7 पर, 8 पर ओके IP टेबल को रिमूव कर दिया, ओनली फायरवॉल है। क्यों से कि IP टेबल और फायरवॉल एक ही सर्विस थी, दोनों एक ही टास्क को ओके एक ही फायरवॉल की सर्विस थी। ओके, तो उसने क्या किया कि IP टेबल को रिमूव कर दिया, ओनली फायरवॉल ओके क्यों से कि IP टेबल को इनहेंस करके फायरवॉल बनाया गया था। ओके ओके मैं आप ओके तो उसको उसने रिमूव कर दिया। तो आप इन सारी कमांड्स को इसलिए RHEL 8 पे ही फायर करके देखें, टेस्ट करें। मेरे को सपोज स्टेटस चेक करना है, हमें सपोज इस ओके मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि मुझे इस ओके इस इनेबल मुझे ये चेक करना है कि पर्टिकुलर SSH मेरे पास जो सर्विस है वो इनेबल है या नहीं है। ओके, तो देखो इस इनेबल बोल रहा है। ओके, इस इनेबल, उसके बाद सपोज मुझे चेक करना है कि मुझे उस सर्विस को स्टॉप करना है सपोज। ओके, तो यदि मैं यहाँ पे स्टॉप इस तरीके से फायर करूंगा तो पर्टिकुलर आपकी जो सर्विस है SSH नाम की जो सर्विस है वो आपकी सर्विस स्टॉप हो जाएगी। ओके, यदि मैं आपको चेक करके बताऊं सिस्टम CTL और यहाँ पर स्टेटस और SSHD SSHD राइट D डॉट सर्विस। ओके, और आप करेंगे तो स्टेटस में आपको देखिए ओपन SSL ओके और ये आपको डिसेबल दिखाई दे रहा है, राइट। ओके, इनएक्टिव। ओके, ये इनएक्टिव आपका बेसिकली हो चुका है। तो अब यदि मैं इसको किसी से SSH से कनेक्ट करूंगा तो ये कनेक्ट, यदि ट्राई हियर फ्रॉम हियर कनेक्ट, ये नहीं होगा, सर्विस स्टॉप हमको दिखाने वाला। यदि आपके में इंस्टॉल है और आप चाहते हैं कि नहीं आपको उस पर स्टॉप करना है तो आप उसको भी स्टॉप बेसिकली कर पाएंगे। ओके, अब देखो मैं लास्ट टाइम जब मैंने इस पर इनेबल की थी तो मेरे पास यहाँ पे तुरंत रूट का ऑप्शन आ गया था। इस वाले केस में टाइम आउट मुझे बोल देगा, राइट। कुछ सेकंड का टाइम होता है, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर यदि इस वाले होस्ट ने कोई रिप्लाई नहीं किया
तो बेसिकली वो क्या करेगा कि मेरे पास में नेट कनेक्ट हो चुका है, और कनेक्ट होने के बाद यदि मैं यहाँ पे इफ कॉन्फिग कमांड आप ओके नेटवर्क टाइम आउट बोलेगा, और यदि आप फिर से भी कनेक्ट करेंगे तो ओके इट विल नॉट वर्क। जैसे कि सर्विस आपकी स्टॉप है, ओके यदि आप इसको रन करना चाहते हैं तो आपको फिर क्या करना होगा, इसको स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट में करूंगा तो ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी हम लोगों की। नॉट दिस कमांड, स्टेटस मुझे चेक करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो एरो की है, एरो की का यूज करके आप ये भी चेक कर सकते हैं आपने लास्ट में कौन सी कमांड फायर की थी। मेरे पास ये बेसिकली रनिंग हो चुका है, और यदि अब मैं इसका एसएसएच लूंगा, बस तुरंत लॉगिन का ऑप्शन इस तरीके से आ चुका है। तो हम लोगों ने भी क्या किया कि हमने एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्विसेज भी कंट्रोल बेसिकली की हुई है। तो ये सारी कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे कि यदि हम बात करें कि यहाँ कौन कौन से, मैं कोई भी सर्विसेज का नाम यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब मेरे पास बाय डिफॉल्ट एसएसएच की सर्विस इनेबल होती है, जब हम यम सपोज सर्वर्स जब पढ़ेंगे, एफटीपी पढ़ेंगे, यम सर्वर्स पढ़ेंगे, अपाचे पढ़ेंगे, तो उस केस में हम उन सर्विसेज का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे जो कमांड्स यूज कर सकते हो, मैं टैब करके आपको दिखाऊंगा, आप ये सब कमांड यूज कर पाओगे। ओके डिसेबल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इस फैल, वो फैल हो चुकी है, इस इनेबल, इस एक्टिव, ओके आप ये कमांड वहां पर यूज कर सिस्टम सीटीएल के बाद। ओके तो ये सब कमांड आप बेसिकली यूज कर पाओगे। आप यहाँ पर एक और चीज मास्क, यहाँ आप किसी सर्विस को मास्क कर सकते हैं। यदि आप किसी भी सर्विस को मास्क कर देंगे तो बेसिकली वो इनेबल नहीं होगी, कोई उसे इनेबल नहीं कर पाएगा। ओके यहाँ पे आपका स्टार्ट है, स्टेटस है, ओके स्टॉप है, सस्पेंड है, ये सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब हम बेसिकली वर्क करेंगे, जब किसी भी पैकेजेस के साथ हम जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, उस केस पे हम और भी देखेंगे कि हम जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उनको किस तरीके से और हैंडल करना है, ठीक है। हाँ एक और चीज़ मैं छोटा सा आपको बताऊंगा कि मास्क क्या होता है, जो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। मास्क यदि मैं यहाँ पे किसी सर्विस को मैं मास्क कर देता हूँ, ओके तो सपोज मैंने SSH को मास्क कर दिया, सर्विस को मैंने मास्क किया, ओके तो ये सर्विस बेसिकली अब इस सर्विस को स्टार्ट नहीं कर सकता है। सिस्टम CTL यदि मैं स्टेटस SSHD डॉट सर्विस, ठीक है, तो ये सर्विस बेसिकली मास्क हो चुकी है। अब ये एक्टिव थी, रनिंग थी, तो अभी ये रन बेसिकली रन हो रही है। ओके यदि सपोज ये सर्विस आपकी स्टॉप होती या तो मैं इसको फिर से स्टार्ट करता, किस तरीके से, सिस्टम CTL, और यदि हम इसको सपोज फिर से मैं रीस्टार्ट करूं, ओके SSHD डॉट सर्विस को, ओके लाइक दिस सर्विस, ओके तो बेसिकली आपकी स्टार्ट नहीं होगी, ओके ठीक है इस तरीके से। ओके ये देखिए, ये आपकी सर्विस रीस्टार्ट नहीं होगी बेसिकली, राइट, क्योंकि कि ये आपकी मास्क है। ओके तो जब भी आप चाहें कि आपको किसी भी सर्विस को स्टार्ट नहीं करना है, तो आपके पास ये मास्क बेसिकली इसलिए बनाया हुआ था कि आपके पास सपोज दो सर्विसेज हैं और दो सर्विसेज आपके पास सेम टास्क को परफॉर्म करने वाली हैं, तो आप उसमें से एक सर्विस को मास्क कर सकते हैं। ओके दो सर्विसेज, सपोज मैं RSS 7 की बात करूं तो उसमें IP टेबल फायरवॉल आपकी सेम वर्क करते हैं, तो आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ओनली फायरवॉल यूज करना है, ओके मुझे IP टेबल्स यूज नहीं करनी है, तो आप एक सर्विस को मास्क कर सकते हैं, जैसे कि दोनों का टास्क है में। ओके अब यदि मैं इसको फिर से मुझे रीस्टार्ट करना होगा तो मैं इसे क्या करूंगा, मैं इसको अनमास्क कर दूंगा। ओके अनमास्क में करूंगा, अब मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा, देखिए रीस्टार्ट ही हो चुके हैं। तो आपको बेसिकली जब भी आप किसी सर्विस को मास्क कर देंगे तो आप उससे प्रिवेंट कर देते हैं कि वो रीस्टार्ट ना हो पाए। ओके वो आप उससे प्रिवेंट कर देंगे कि वो उस पर कोई भी और एक्टिविटी परफॉर्म ना हो पाए, कि वो जिस स्टेज पर है वो स्टेज पे आपकी स्टॉप हो जाए, पॉज हो जाए, तो हम उसको मास्क बेसिकली कर सकते हैं। तो ये सारे सिस्टम स्पेसिफिक टास्क हैं जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं सिस्टम CTL के थ्रू, ठीक है। और भी हमारे पास कुछ कमांड है, जैसे कि यदि मुझे ये चेक करना है सिस्टम CTL, मुझे सर्विसेज की लिस्ट चेक करना है, लिस्ट यूनिट फाइल्स मुझे चेक करनी है कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं बेसिकली अभी जो रन कर रही हैं इंटायर हमारे इस लाइन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ओके ये सारी सर्विसेज हैं गाइस, जो कि आपकी एनाकोंडा,
ओके, ये सारी सर्विसेज आपकी, ये सारी हैं आपकी हाइपर वाली सर्विस है, ओके, GDM सर्विस है, ये सब सर्विसेज आपकी बैकग्राउंड पे सर्विसेज रन कर रही हैं। इसमें से कुछ इनेबल हैं, कुछ स्टैटिक्स हैं, कुछ डिसेबल्स हैं, ओके, ये सारी सर्विसेज हमारे पास है। यदि मुझे ऐसा करने की बहुत सर्विसेज हैं, मुझे इसमें से किस सर्विस को फिल्टर करना है, तो मैं किस तरीके से फिल्टर कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे ग्रैब करूँगा और ग्रैब करके SSHD, मुझे SSHD नाम की सर्विस को जस्ट चेक करना है। तो देखिए SSH की भी ऐसे कि एक ही सर्विसेज है, ओके, SSH की काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि इसकी जो सर्विस है, ओके, एनाकोंडा SSHD.सर्विस स्टैटिक है ये, हाँ, ओके। उसके बाद की जनरेट वाली सर्विस है, डिसेबल है, ओके, हमें उसको इनेबल करना पड़ेगा। हम जो सर्विस है जिसको हम एक्सेस करते हैं SSH, वो इनेबल है, और उसके बाद सॉकेट सर्विस डिसेबल है की, ओके, उसके बाद की जेन डॉट टारगेट, ये भी आपकी स्टैटिक है। तो SSH की भी काफ़ी सारी सब सर्विसेज हैं, ओके। तो इट विल लर्न फ्रॉम, ओके, हम जब हम SSH पढ़ेंगे उसके इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं, कि मैंने अभी कमांड, ये वाली कमांड बेसिकली यूज़ किया था वेरिफिकेशंस करने के लिए। ओके गाइस, तो आज हमने देखा कि हम सिस्टम स्पेसिफिक कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ओके, आपका टारगेट किस तरीके से सेट करना है, रन क्या होता है, यस आदित्य, राइट।